Hello students, so this is the paper discussion session on the paper that was held on 6th of October 2023 and इसमें आए थे चार chapters namely quadratic equations, vectors, 3D and straight lines. So this first question happens to be from the chapter quadratic equations या theory of equations, whatever you want to call it. तो पहले इस question को पढ़ लो, then we'll start to solve it. इसमें हमें बोला गया कि हम दो बार एक fair six phase die को रोल कर रहे हैं. जो अपना नॉर्मल डाई होता है सिक्स फेज डाई उसको रोल किया दो बार. पहली बार जो नंबर है उसको अल्फा बोल दिया, दूसरी बार जो नंबर है उसको बीटा बोल दिया. वैसे इसने स्पेसिफाई नहीं है किसको अल्फा किसको बीटा, बट लेट्स अज्यूम इट कि पहली बार वाले को अल्फा दूसरी बार वाले को बीटा. और हमसे फिर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया और बोला गया कि when will this quadratic expression be always positive, strictly positive for all x belongs to real. that is कि ऐसे अल्फा बीटा हम फाइंड आउट करें जिसके लिए ऑलवेज पॉजिटिव है और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट. सो प्रोबेबिलिटी इज द सेकंड स्टेप. पहले तो ये देखते हैं कि कौन से अल्फा बीटा के लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है. तो दिस वाज अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. एक्चुअली इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी आइडियली. आई विल टेल यू हाउ. पहले जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो गिवन है उसको एक बार एफ एक्स लिख लेते हैं, राइट. एंड वी वांट टू ensure fx is positive for all real values of x, right. so क्या कर सकते हैं. सबसे पहले देखो, अगेन दिस इज फ्रॉम द क्लास 6 आइडेंटिटी. इफ यू रिकॉल, ये जो fx एक्सप्रेशन है उसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, फैक्टराइज कर सकता हूँ इन दिस फैशन, राइट. एंड आई वांट कि दिस शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, राइट, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. हाउएवर आपने खुद देखा कि अल्फा बीटा जो है वो रियल नंबर्स होंगे, सिंस जो अल्फा बीटा दोनों के दोनों 1 2 3 4 5 6 इसी सेट में से वैल्यूज लेंगे. दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स, राइट. और एफ एक्स जो होगा वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसके रूट्स है माइनस अल्फा और माइनस बीटा. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल्स एफ ऑफ माइनस बीटा इक्वल 0, राइट. वो आप डाल के देख सकते हो, एक्स को माइनस अल्फा डालो, एक्स को माइनस बीटा डालो, दोनों पे एफ एक्स 0 आ रहा है, राइट. सो दैट मीन्स एफ एक्स के रियल रूट्स आ गए माइनस अल्फा और माइनस बीटा. दैट मीन्स fx is equal to 0 at x equal to minus alpha and minus beta. That means fx strictly नहीं हो सकता greater than 0 for all real x. तो इसका so I mean no such values of alpha beta exist, right. So since no such values of alpha beta exist, so the probability will be 0. So this was a very very easy question और इसका आंसर है none of these, right. Now let's move to the next question. Again, this is from quadratic equations, but this involved the usage of log. तो इसमें logarithms students का अच्छा होना चाहिए था to be able to do this question. That is why this was a very very good question, right? So इसको देखते हैं कैसे करना था. So my claim is, if you will see, this will hold true also. 2 raised to the power log 11 to the base 2 whole to the power 1 by 7 is actually equal to 11 log 2 to the base 11 to the power 6 by 7. So how are these both equal? I'll show you how are these both equal. Let's take log on both sides, right? So जैसे हमने log लिया दोनों साइड्स पे, तो पहले तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे log की, और log यहाँ कोई भी बेस पे ले सकते हो, हार्डली मैटर्स, राइट. सो लेट्स से नेचुरल बेस पे ले दिया. सो अब लॉग की प्रॉपर्टी जो पावर रूल होता है ऑफ लॉग वो यूज करेंगे. लॉग ऑफ ये होता है ना प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ ए टू द पावर एम इज एम लॉग ए, वो यूज करेंगे इसमें. सो वी विल गेट दोनों साइड्स पे सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, राइट. सो वी आर गोइंग टू गेट दिस लॉग 11 टू द बेस 2 होल टू द पावर 1 by 7 log 2 to the base e. राइट साइड पे आएगा log 2 to the base 11 whole to the power 6 by 7 into log 11 to the base e, right. and अब मैं क्या करूँगा, अब I'll bring this to this side and this to that side, cross multiply करके, right. so I am going to get log 11 to the base 2 whole to the power 1 by 7 upon log 2 to the base 11 whole to the power 6 by 7.
equals log 11 to the base e upon log 2 to the base e. एंड इफ यू विल सी यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा लॉग की रेसिप्रोकल या बेस चेंज प्रॉपर्टी जो भी आप इसको बोलते हो. सो log of a to the base b is same as 1 by log of b to the base a. ये प्रॉपर्टी यूज करके आई एम गोइंग टू गेट, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे ये बन जाएगा log. सो बेसिकली ये 1 by log 2 to the base 11 है ना, तो ये बन जाएगा log 11 to the base 2. सो बेसिकली आई विल एंड अप गेटिंग 1 by 7 into log 11 to the base 2 whole to the power 6 by 7. और राइट हैंड साइड पे अगेन बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी जो कि क्या कहती है, जो कहती है log b to the base m upon log a to the base m is same as log b to the base a. ये प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड पे यूज कर देंगे. सो आई एम गोइंग टू गेट राइट हैंड साइड एज दिस. राइट, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत थोड़ा सा ही रह गया अब तो क्वेश्चन. सो आई विल गेट log 11 to the base 2 whole to the power 1 equals log 11 to the base 2 whole to the power 1. So basically I have proved कि ये दोनों बराबर थे. Right? I have proved ये दोनों बराबर थे. Right? And similar logic से you can prove this also कि ये दोनों भी बराबर ही होंगे. Right? So इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये पावर्स डिफरेंट हो रही हैं if you think about it. और पावर्स का क्या गेम था, ये पावर्स बेसिकली ऐसी चोजन थी कि इनका सम 1 बन रहा था. राइट, तभी ये दोनों बराबर आ रहे थे. राइट, so exactly the same logic and you can prove that these two are also equal. So essentially जो equation है that gets reduced to x square minus 7x और साथ में plus 18 equal to 0. right, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा. right, so that means alpha plus beta will be 7 and the product will be 18. right, and alpha square plus beta square will be equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. right, which will be nothing but 7 whole squared minus 2 times 18, which will be nothing but 13. right, so हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया, हमसे क्वेश्चन में मांगा गया an equation whose roots are alpha plus beta and alpha square plus beta square. right, so that means the roots of the required equation are 7 and 13. So the equation should look something like this. a times होगा वैसे, बट अगर आप ऑप्शन में देखो तो सब में x square कोएफिशिएंट 1 है. so that means a will be 1. so I can remove a, I can forget about a. so I'll end up getting x square minus 20x plus 91 equal to 0. right, okay, coming to the next question. This again happens to be from quadratic equations. so इसमें एक्चुअली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगेगी. इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. अब वैसे वो 12th का टॉपिक है, बट एक्चुअली दिस क्वेश्चन डिड नॉट इवन रिक्वायर द यूजेज ऑफ 12th टॉपिक. आप उसके बिना इजीली कर सकते थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. आई विल शो यू हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी डन. सो f1 equal to 6, that means a plus b plus c equal to 6. that's the first equation. f of minus 2 equal to 4 lambda equal to lambda. so 4a minus 2b plus c equal to lambda. That's the second equation. Third is f3 equal to 20. That means 9a plus 3b plus c equal to 20. That's the third equation. And the fourth equation that has been given to us is f0 plus f1 plus f minus 2 plus f3 equals 40. So basically मुझे इन तीन को ऐड करना और इसमें f0 को भी ऐड करना है. राइट, so let's do that also. Hardly makes a difference. right, करते हैं. I'll get 14a and plus 2b plus 4c equal to 40. That's the fourth equation. right, यहाँ तक तो आई गेस सबको क्लियर होगा कि बहुत ऑब्वियस सी चीजें थी, इसमें कुछ भी हार्ड कुछ मतलब रॉकेट साइंस टाइप नहीं था, क्योंकि ये सब आप सबने आई थिंक क्लास 10 में किया ही होगा इतने तक. तो इतनी क्वेश्चंस तो कोई भी बना सकता था स्टूडेंट. राइट, अब हमसे पूछा क्या, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू पूछी है.
दैट मीन्स ऑल दैट वी आर सपोज टू डू इज इक्वेशन 1, 3 और 4 यूज करके ABC की वैल्यूज निकालते हैं एंड देन विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2 एंड गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. सो दैट वाज द टास्क एट हैंड. अब लेट्स सी इसको कैसे कर सकते थे इजीली. सो पहले तो C को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं इक्वेशन 1 और 3 को यूज करके. सो आई विल गेट 8A plus 2B equal to 14, right? And then I will use equation 1 and equation 4. So I'll subtract 4 times of equation 1. So this was from 3 minus 1. ये तो आया था 3 minus 1 करके, ठीक है. दूसरा मैं निकालूंगा 4 minus 4 times 1 करके. So I'll get 10A minus 2B equals 40 minus 4 times 6, 16, right? अब इनसे A और B निकालना है, इनको ऐड कर देते हैं. I will get 18A equals 30, right? So A will be equal to nothing but 10 by 6 which is 5 by 3, ठीक है. और इस A की वैल्यू अगर मैं कहीं भी किसी भी इक्वेशन में डालता हूँ, लेट्स से I put it over here, right? So B निकालते हैं, B क्या आएगा. So this will be 40 by 3, so 2 by 3, B आएगा 1 by 3, right? और अब इन दोनों को डालते हैं इक्वेशन नंबर 1 में एंड लेट्स सी C की वैल्यू क्या आती है. A plus B आएगा 2, तो C आएगा 4. सो ये आ गई C की वैल्यू. अब इन तीनों को डालते हैं इक्वेशन नंबर 2 में. सो 4 times A minus 2 times B plus 4 equals lambda. देखते हैं क्या आता है. 20 by 3 minus 2 by 3, 18 by 3, 6, 6 plus 4, 10. Lambda equal to 10. So answer is C. So very straight forward, very easy question. Class 10th knowledge easily हो सकता था, कुछ भी difficulty नहीं थी. Coming to this question, this was again a good question. वैसे इजी भी था, कहने को ट्रिकी भी बोल सकते हो. इसमें इस दो तरीके से कर सकते थे. तो पहला पार्ट जो था वो मैं दो तरीके से करके दिखा दूंगा. इस इक्वेशन का क्या कर सकते थे अल्फा बीटा निकालने के लिए. बेसिकली सी ये निकालना है. अब एक तो हो जाएगा लंबा अप्रोच. I'll tell you the longer approach also. Using this equation and Newton's formula, I could have said कि if Pn is alpha to the power n plus beta to the power n, where n basically n को आप कोई भी नेचुरल नंबर यूनियन 0 ले लो, ठीक है. तो आप न्यूटन्स फॉर्मूला लगाते जाते हैं. न्यूटन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आ रहा था Pn इक्वल टू minus 10 to the power 1 by 4 times Pn minus 1 minus 10 to the power 1 by 2 times Pn minus 2, ठीक है. ये लगाते जाओ, पूरा एग्जाम हो जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा. सो दिस वाज अ रिडंडेंट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन. देन दैट मीन्स कि हमें अल्फा बीटा तो निकालने पड़ेंगे, ठीक है. उनके रिलेशंस यूज करके करना सॉल्व इसको वाज अ वेरी टीडियस टास्क. तो वो तो हम नहीं कर सकते थे. तो क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट अप्रोच, सो दोनों अप्रोचेस में ये होगा जो मैंने करूंगा उसमें कि अल्फा बीटा निकालने तो पड़ेंगे हमें. अब क्योंकि अल्फा बीटा निकालने हैं हमको, तो कैसे निकाले जाए अल्फा और बीटा. सो अल्फा बीटा निकालने के लिए दो तरीके हो सकते हैं. एक तो इस इक्वेशन को एक्चुअली सॉल्व किया जाए, सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है. minus 10 to the power 1 by 4 plus minus square of this, that will be 10 to the power half minus 3 into 10 to the 4 into 10 to the power half upon 2, which will basically give you minus 10 to the power 1 by 4 plus minus 10 to the power 1 by 4 root 3 iota upon 2, which is nothing but 10 to the power 1 by 4 ओमेगा and 10 to the power 1 by 4 ओमेगा स्क्वायर. ये आइडेंटिफाई करना था. पहली बात तो ढंग से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते, उसको सॉल्व करते हैं, देन आइडेंटिफाई किए ओमेगा फॉर्म का बन रहा है, ठीक है. तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लॉन्गिश अप्रोच था और ये शायद दिखता ना दिखता. बट एक और अप्रोच जो कि जिस तरह के क्वेश्चंस आप कई और कॉन्सेप्ट्स में यूज करेंगे, मतलब इस टाइप को, सो इस आइडिया को आप कई और टॉपिक्स में कई और जगह पर इसे एज अ टूल यूज करेंगे.
सो मुझे वहीं से क्लिक किया, तो आई टेल यू क्या किया मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻1/4 एक्स प्लस 10⁻1/2। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्वांटिटी है x और एक है 10⁻1/4। ये पहले का स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, राइट। तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं 10⁻1/2 से थ्रू आउट डिवाइड कर लूँ। बेसिकली आई वांट टू मेक अ फॉर्म ऑफ x अपॉन 10⁻1/4, राइट। तो मैं ये बनाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। सो इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, 10⁻½ से थ्रू आउट डिवाइड कर लिया। I will get x square upon 10⁻1/2 plus x upon 10⁻1/4 plus 1 equal to 0. And this will give me nothing but x upon 10⁻1/4 whole squared plus x upon 10⁻1/4 plus 1 equal to 0. अगर मैं इसको t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखूँ तो t, मुझे पता है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ये होते हैं। ये पता होना चाहिए, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपको देखते आइडिया लग जाए। सो यू कुड हैव इजीली कम अप विद x इक्वल टू दिस या this, right? And these are nothing but alpha and beta, values of alpha and beta. And then if you again go back to the question, उसमें आपको alpha to the power 100 into alpha to the power 8 minus 1 plus beta to the power 100 into beta to the power 8 minus 1 कंप्यूट करना है। तो इन दोनों में अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आई मीन अल्फा की टर्म्स, बीटा को बाद में देखेंगे, तो अल्फा के लिए दो टर्म मुझे कंप्यूट करनी है। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इनको, या तो मल्टीप्लाई करके देख लो, उसके बिना भी देख सकते हो आप। तो इसमें अल्फा की पावर 8 निकालने की जरूरत है, इसमें अल्फा की पावर 100, सेम यहाँ पे बीटा की पावर 8 और बीटा की पावर 100। तो आई डोंट रियली नीड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा एग्जैक्टली, आई नीड द वैल्यूज ऑफ अल्फा टू द पावर 4 या बीटा टू द पावर 4 अगर मुझे मिल जाए, उससे मैं बहुत इजीली दोनों निकाल सकता हूँ। सो आई डोंट रियली नीड टू वर्क विद द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। मैं अल्फा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4 अगर निकालूं, उससे मेरा काम मच इजियर और मच सिंपलर और मच क्विकर हो सकता है। सो वही करते हैं, 10 ओमेगा टू द पावर 4, 10 ओमेगा टू द पावर 8, एंड ओमेगा टू द पावर 4 इज नथिंग बट ओमेगा, ओमेगा टू द पावर 8 इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। सो अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बहुत इजीली। अल्फा टू द पावर 100, 10 ओमेगा टू द पावर 4 टू द पावर 25 हो जाएगा ये, क्योंकि अल्फा टू द पावर 4 की मैंने वैल्यू निकाल ली, अल्फा टू द पावर 100 चाहिए, तो अल्फा टू द पावर 4 रेज टू द पावर 25, सो 1 रेज कर दिया, और यहाँ अल्फा टू द पावर 4 रेज टू द पावर 2, तो 10 ओमेगा 4 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 10 ओमेगा स्क्वायर, एक्चुअली ओमेगा हम ले चुके थे ना, तो ये हम देख चुके हैं, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10 ओमेगा, तो वही डालते हैं, और यहाँ भी, ताकि थिंग्स गेट इजियर फॉर अस। यहाँ पे 10 ओमेगा स्क्वायर डालते हैं, बीटा की वैल्यू, बीटा टू द पावर 4 की, सॉरी, एंड बीटा टू द पावर 8, 10 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब 10 की पावर 25 कॉमन ले सकते हैं इजीली, यहाँ से भी यहाँ से भी, सो वो निकाल देते हैं उसको बाहर, ओमेगा टू द पावर 25, और अब इनको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आई विल गेट 100 ओमेगा टू द पावर 27 माइनस ओमेगा टू द पावर 25 प्लस 100 ओमेगा टू द पावर कितना आएगा, 54 माइनस ओमेगा टू द पावर 50, राइट। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो, ओमेगा टू द पावर 27 और ओमेगा टू द पावर 54 विल बी नथिंग बट 1, सो 100 प्लस 100, इन दोनों को तो कर लिया। ये होगा ओमेगा टू द पावर 25 विच इज नथिंग बट ओमेगा, ओमेगा टू द पावर 50 is nothing but omega square. So I will have 100 plus 100, and this expression will be equal to 1, right?
because 1 plus omega square equals 0. Using that, I can get the value of this equals 1. So my answer is 201 into 10 to the power 25, right? So the answer is C. So very easy question वैसे तो, but थोड़ा सा tricky था. तो a good question from exam point of view. और ये PYQ भी है तो आया भी हो एग्जाम में. ओके, सो दिस वाज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसको करने में अब इसमें देखो, सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व करना, एबीसी रियल कहीं नहीं गिवन. सो वो अज्यूम नहीं करना चाहिए. ठीक है, वैसे मोस्ट क्वेश्चन में अज्यूम करके काम चल जाता है, इट डज नॉट रियली कॉज अ प्रॉब्लम, बट इस क्वेश्चन में उससे प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप अज्यूम करते हैं तो. और ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया था स्पेसिफिकली कि अगर आप क्वेश्चन, आई मीन सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सोचते तो बहुत आराम से आंसर आ जाता. बट हैड यू ट्राई टू अप्लाई योर माइंड कि रियल नहीं आ रहा है या ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो आप फंसते. तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन गिवन थी जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था. और प्रोबेबली इवन क्लास 6 या 7 का स्टूडेंट भी इसको सॉल्व कर सकता था विदाउट थिंकिंग टू मच, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लास 6 7 का लॉजिक लगेगा, बिल्कुल वही आइडेंटिटीज और कुछ भी नहीं. तो इक्वेशन 1 a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3, ये भी, ये मतलब 3 इक्वेशंस गिवन है और चौथे की वैल्यू निकालनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ऑब्जर्व कि चार जो तीनों है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, और चौथा जिसकी वैल्यू निकालनी है वो भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, ए बी सी. तो द easiest idea that comes to my mind is आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी somehow. तो कैसे यूज किया जाए? तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, मुझे पावर 4 तक लेके जाना है. यहाँ पावर 1 है, राइट? तो पहले पावर 2 बना लेते हैं, फिर पावर 4 बना लेंगे प्रॉब्लली. तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर is equal to a square plus b square plus c square plus 2 times ab plus bc plus ca. So I can get the value of a square plus b square plus c square equals a plus b plus c whole square minus 2 times ab plus bc plus ca, which will be nothing but -5. तो अब बच्चे तो यहाँ के फंस जाते हैं, तो क्वेश्चन गलत है या कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी क्वेश्चन में, लेकिन कहीं बोला नहीं है कि एबीसी आर रियल नंबर्स. सो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इसलिए इसे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस बोलना वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस इस टॉपिक को देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक का एज सच कोई रोल नहीं है, बट यू आर सिंपली सॉल्विंग इक्वेशंस एंड दीज आर नॉट इवन लीनियर इक्वेशंस. सो इसको मेट्रिक्स से डिटरमिनेंट में भी नहीं लेके जा सकते कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोल दें. सो दिस इज प्योरली थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, राइट? अब ये रियल तो नहीं हो सकते एबीसी, बट ठीक है, हमें क्या लेना देना, हमसे बोले नहीं रियल है या नहीं है. क्लास 6 7 लॉजिक लगाओ, बस आइडेंटिटीज यूज करते चलो, मे बी सॉल्व हो जाए मे बी ना हो, लेट्स सी क्या होता है. सो दोबारा स्क्वायर कर देते हैं. स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट इसका होल स्क्वायर विच इज a4 प्लस b4 प्लस c4 प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर, राइट? तो a4 प्लस b4 प्लस c4 की वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है -2 टाइम्स ये वैल्यू, राइट? अब ये वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये कहीं ना कहीं आई एम गेसिंग कि यहाँ से निकलती होगी. इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो लेट्स सी इसका स्क्वायर करने से क्या आता है मेरे पास. आई विल गेट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर c प्लस bc स्क्वायर a प्लस I would get c a square b. तो if you observe a square b square plus b square c square plus c square a square plus 2 times abc अगर मैं कॉमन ले लूँ, so I get a plus b plus c, और वो आएगी इसकी वैल्यू, राइट? सो अब वैल्यूज बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस. I will get equal to 7 whole squared minus 2 times ABC का प्रोडक्ट into a plus b plus c.
राइट। 7 स्क्वायर्ड इज 49, 49 माइनस 6 954, तो ये भी आ गया -5। अगेन रियल तो नहीं है तो -5 आ सकता है, बट हार्डली मैटर्स, हमें क्या लेना देना, हमें सिर्फ वैल्यूज यूज करनी है तो वैल्यूज यूज कर देते हैं, राइट। तो A4 प्लस B4 प्लस C4 की वैल्यू आएगी -5 होल स्क्वायर -2 टाइम्स -5 which is 35, so the answer is C। so very easy question, बहुत जल्दी बहुत आराम से हो सकता था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था, बेसिक क्लास 6-7 की इक्वेशंस यूज करनी थी, आइडेंटिटीज यूज करनी थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अपने को अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा बीटा गिवन है, तो पहली बात यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए, और पी एन भी कुछ गिवन है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूटन्स फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, और सिंस इस टाइप के रिसेंट पेपर्स में बहुत आए हैं तो दिस टाइप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली बात, अल्फा बीटा कौन सी इक्वेशन के रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, राइट। आई मीन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता तो उससे इक्वेशन तो बना सकते हो बहुत इजीली, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 and beta square equal to 2 beta plus 3, and that means alpha to the power n plus 2 equal to 2 alpha to the power n plus 1 plus 3 alpha to the power n. Similarly, beta to the power n plus 2 equals 2 beta to the power n plus 1 plus 3 beta to the power n. और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, I will get alpha to the power n plus 2 plus beta to the power n plus 2 equals 2 times alpha to the power n plus 1 plus beta to the power n plus 1 plus 3 times alpha to the power n plus beta to the power n, and this expression is nothing but that of Pn plus 2 equals 2 Pn plus 1 plus 3 Pn, right। हमको Pk plus 1 Pk और Pk minus 1 को रिलेट करना है, right। so डाल देते हैं, so what I'll do is I'll put n equals k minus 1, तो I'll get Pk plus 1 equals 2 Pk plus 3 Pk minus 1, राइट। तो Pk प्लस 1 की वैल्यू है 68, 2 Pk प्लस 3 टाइम्स Pk माइनस 1 है 12, तो आई गेट 2 Pk इक्वल टू 68 माइनस 36, 68 माइनस 36 इज 32, राइट। सो Pk इज 16, सो द आंसर इज डी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, हार्डली 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स क्वेश्चन, बहुत इजीली हो सकता था, और क्योंकि रिसेंटली आ रहा है तो दिस टाइप शुड बी I mean literally on fingertips of every student, क्योंकि recently बहुत सारे questions आ रहे हैं इस type पे based। Okay, so this was again a very very good question। पहले तो इसकी फिगर बनाना, इसको पढ़ के समझ के फिगर बनाना was the important bit, उसके बाद question बहुत easy था वैसे देखा जाए तो। So the distance between 2 points A and A prime which lie on the line y equal to such that both the line segments, ठीक है, एक B point define कर दिया, they both subtend an angle of 5/6 at the origin। तो ऐसा कुछ है, एक लाइन है y इक्वल टू 2, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, एक पॉइंट है 1,√3, सो 1,√3 यहाँ कहीं लाई करेगा, अगर ये 1 है ये 1 है तो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा 1,√3, राइट। एंड देन मुझे बोला गया कि दो पॉइंट्स हैं इधर विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 5/6, एज इन ये तो B है, लेट से यहाँ पे कुछ A आ जाएगा, सो ऐसा कुछ सिनेरियो है, एक ये एंगल और एक मान लो यहाँ पे कोई आ गई, ये A प्राइम बोल दो ये A बोल दो, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये दोनों के दोनों एंगल्स 5/6 बन रहे हैं, राइट। ऐसा हमें और इनका डिस्टेंस निकालना है A और A प्राइम का, यही मीनिंग हुआ ना कि द लाइन सेगमेंट। सो वैसे लाइन सेगमेंट बनाने की जरूरत है नहीं, सर्कल वाले कॉन्सेप्ट से आप बहुत इजीली समझ सकते थे मीनिंग क्या था क्वेश्चन का, बट ठीक है बना देते हैं फॉर जस्ट फॉर क्लैरिटी ऑफ सम स्टूडेंट्स, ऑल्दो इससे फिगर थोड़ी सी अनक्लियर और क्लटर्ड लगती है तो इसलिए इसको जरूरत नहीं थी बनाने की। बेसिकली मीनिंग ये है कि
ये जो दोनों लाइंस हैं इनके बीच का एंगल, राइट, ओरिजिन से अगर कनेक्ट करूँ मैं ए प्राइम को और बी को, तो इन दोनों के बीच का एंगल इज पाई बाय सिक्स। सिमिलरली ए को अगर कनेक्ट करूँ ओरिजिन से और बी को कनेक्ट करूँ तो उनके बीच का एंगल इज पाई बाय सिक्स। सो इस केस में ए और ए प्राइम के बीच का डिस्टेंस बताना था। तो कैसे कर सकते थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था एक्चुअली। तो पहले तो आप बी को देखो, बी का एंगल क्या है, बी का एंगल होगा पाई बाय थ्री का, राइट, 60 डिग्री होगा ना, क्योंकि बी का बहुत सिंपल सी चीज़ है ना यार, कि ये तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत जगह देखा होगा। और अगर ये पॉइंट है बी वन कॉमा रूट थ्री, राइट, मैंने ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया, तो अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूँ थीटा, ये है बी, राइट, तो ये डिस्टेंस होगा वन, ये होगा रूट थ्री। सो tan theta equals root 3 by 1 which is root 3. So theta equals 60 degree या pi by 3 रेडियन। So that means कि B का एंगल तो है pi by 3, right? And A जो है वो उससे pi by 6 क्लॉकवाइज है या pi by 6 कम है एंगल उसका, और A प्राइम का pi by 6 ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि A का एंगल होगा pi by 6 का और A प्राइम का होगा pi by 2 का। बेसिकली ये कैसे आया, पाई बाय थ्री में से पाई बाय सिक्स घटाया और ये पाई बाय थ्री में पाई बाय सिक्स जोड़ा। तो क्योंकि बी का एंगल पाई बाय थ्री का था, उससे ए प्राइम जाने सॉरी ए जाने के लिए पहले तो आपको पाई बाय सिक्स पीछे आना पड़ेगा, एंड सिमिलरली ए प्राइम जाने के लिए पाई बाय सिक्स आगे जाना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए ए प्राइम जाने के लिए पाई बाय सिक्स जोड़ दिया, ए जाने के लिए पाई बाय सिक्स घटा दिया, राइट। एंड दिस शुड आइडियली गिव यू द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, राइट, क्योंकि ए का एंगल पाई बाय सिक्स अगर है तो ओ ए की जो इक्वेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू वाई इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय सिक्स टाइम्स एक्स विच इज एक्स बाय रूट थ्री, राइट। एंड ओ ए प्राइम की इक्वेशन होगी, अब आप यहाँ पे देखना, इसका तो एंगल है पाई बाय टू, राइट। एंगल अगर पाई बाय टू तो वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी अगर, तो दैट मीन्स उस पर एक्स कांस्टेंट रहता है। तो एक्स क्या होगा, ओ एस एक लाइन है जो ओरिजिन से पासिंग है और जिस पे एक्स कांस्टेंट, तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा, राइट। तो अब अगर मेरे को निकालना था बेसिकली ए और ए प्राइम के बीच का डिस्टेंस, उन दोनों में वाई तो सेम है, राइट। ए प्राइम तो मैं सीधा लिख ही सकता हूँ ना, वाई इक्वल टू टू है और एक्स इक्वल टू जीरो है, तो ए प्राइम तो आ गया बहुत इजीली। ए अब निकालने की कोशिश करते हैं, ए में y तो स्टिल टू होगा, राइट, क्योंकि y इक्वल टू टू पे लाई करता है, x यहाँ से मिल जाएगा, x आएगा रूट थ्री टाइम्स वाई विच इज टू रूट थ्री। तो ए प्राइम का डिस्टेंस कितना है, टू रूट थ्री। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आंसर सी, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं, मतलब बिल्कुल बेसिक, आपको लॉजिक से चलना था, कुछ भी नहीं करने की जरूरत थी। अगर थोड़ा सा मतलब बच्चा कोई भी दिमाग लगाने की कोशिश करे, सो ये 10th लेवल क्वेश्चन था। 10th की ट्रिगोनोमेट्री लगाई, 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाई, बस मे बी ये आइडिया एकदम से क्लिक ना करता कि ये tan थीटा देख लो बी का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, अदरवाइज सारे आइडियाज 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 10th ट्रिगोनोमेट्री। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया ठीक है कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स है, ट्राइंगल बनता है, उसका एरिया बोला गया, लीस्ट पॉसिबल लेंथ। चलो इसको ट्राई करते हैं, पहले तो एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लास 10th में भी आप लोग ने एरिया निकालना सीखा होगा ट्राइंगल का, अभी भी निकाल सकते हैं। वैसे अगर आपको क्लास 10th का नहीं याद 1%, तो आप याद नहीं किया किसी ने क्लास 10th में, तो ठीक है, फिगर से भी आप सोच सकते हो, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कैसे बना सकते थे इसका एरिया। तो एक पॉइंट है 1,1, ठीक है, अगला पॉइंट है 1,2, मतलब सेम ही एक्स पे, बस हाइट अलग है, राइट। तीसरा पॉइंट कहीं भी ले लो आप, लेट्स से यहाँ ले लिया ए कॉमा बी। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मैं ये बेस मान लेता हूँ, तो बेस की लेंथ कितनी होगी 1,
क्योंकि 1,1 और 1,2 के बीच डिस्टेंस कितना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट क्या होगी इसकी, हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस विल सिंपली बी मॉड ऑफ a-1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a-1। ठीक है, ये आप चाहे तो कॉन्सेप्ट लगाते हैं आप स्ट्रेट लाइंस का, कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द फ्रॉम स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे आप उससे निकालते, चाहे आप लॉजिक से निकालते, ठीक है, चाहे जैसे भी निकालते। मैं स्ट्रेट लाइन से भी करके दिखाता हूँ। इस लाइन की इक्वेशन है x=1, तो डिस्टेंस होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a-1 रूट ऑफ 1 स्क्वायर, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a-1। ऐसे भी आ जाता, नहीं तो डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि a और 1 का डिफरेंस, बट क्योंकि a भी इधर भी हो सकता है तो एब्सोल्यूट डिफरेंस मेड मोर सेंस। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते थे। जिसको डिटर्मिनेंट्स आता हो वो तो सबसे ही इजी अप्रोच है, राइट, कि 1 1 1 1 2 1 a b 1, इससे भी एरिया निकाल सकते थे। ठीक है, आंसर बेसिकली सेम आंसर चाहे कोई भी अप्रोच लगाते हैं, सो दैट इज इमटेरियल। अब ये एरिया हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 1, so I end up getting mod of a-1 is 2, so a-1 is plus minus 2, a equals 1 plus minus 2, a equals -1 और 3। ठीक है, अब b पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, b कुछ भी हो सकता है, राइट। अब ये क्या कह रहा है, लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ओरिजिन टू अ पॉइंट इन a। तो ऑल द पॉइंट्स इन द सेट a हम कंसिडर अगर करें तो उसमें b तो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, बस a के लिए ये दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, राइट। तो सबसे कम दूरी कौन से पॉइंट की होगी, ओरिजिन से, इस सेट में। तो निकाल लेते हैं इस सेट के जनरल पॉइंट की दूरी ओरिजिन से, दैट विल बी रूट ऑफ a² प्लस b²। अब a की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो एक तो पॉसिबिलिटी है रूट ऑफ 1 प्लस b², राइट, और एक पॉसिबिलिटी है रूट ऑफ 9 प्लस b²। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब b 0 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 1 एट b इक्वल टू 0, और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 3 एट b इक्वल टू 0। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आया 1। सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आई मीन अगेन अगर आप देखो तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल था ही नहीं, मोस्टली क्वेश्चन आपके 9th-10th लेवल या मतलब 11th का बिल्कुल बेसिक लेवल, कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ हमने लगवाने की कोशिश नहीं करी है, राइट। ओके, स्ट्रेट लाइंस का लोकस का क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या करना है। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, सो यहाँ पे होना चाहिए कि लेट ए बी अ फिक्स्ड पॉइंट 0,6। ओके, तो मेंशन कर देते हैं ए। तो m क्या है, m है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। m के कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फॉर्मूला से बहुत इजीली आ जाएंगे, 2t, 3। अब ये तो निकालने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए, बहुत इजीली, इसका मैं स्टेप्स नहीं दिखा रहा, बिल्कुल बेसिक है, राइट। m is the midpoint of AB and the perpendicular bisector of AB। तो अब perpendicular bisector of AB के ऊपर कमेंट करना है ना, तो पहले perpendicular bisector को निकाल लेते हैं। perpendicular bisector will obviously pass through M, तो हमें पॉइंट तो पता है, बस उसका स्लोप निकालने की जरूरत है। देन यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्म वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द perpendicular bisector of AB। सो इसका स्लोप भी निकाल लेते हैं AB का। स्लोप AB विल बी इक्वल टू 0 - 6 40 - 0, राइट, सो -3/2t। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो आएगा 2t/3। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो आएगी y माइनस, क्योंकि m से पास करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, y - 3 अपॉन x - 2t इक्वल्स 2t/3। तो 3y - 9 इक्वल्स 2tx - 4t²। ठीक है, अब ये मुझे बोले कि दिस मीट द y एक्सिस एट c, तो y एक्सिस पे इसको अगर मीट कराना तो उस पर x 0 होगा, तो x को 0 डाल दो।
तो y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी 3 माइनस 4t² बाय 3। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 3 माइनस 4t² बाय 3। अब वो कहता है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ m एंड c विच इज p। p इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ m एंड c। ये क्वेश्चन में असाइन किया गया, डिफाइन किया गया। तो p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सिंस p इज द मिड पॉइंट ऑफ m एंड c, इन पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, सेक्शन फॉर्मूला लगा लो। यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एज t, 3 माइनस 2t²बाय 3। ठीक है। और एक बार p के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो अब मैं क्या करता हूँ, x है t, y है 3 माइनस 2t²बाय 3। तो इसका मतलब y इक्वल टू 3 माइनस 2x²बाय 3। सो आई थिंक आंसर आ गया ना, 3y इक्वल टू 9 माइनस 2x²। तो ये आ गया आंसर बी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, अगेन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ऑफ लोकस, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था इस क्वेश्चन में। ओके, सो एक पॉइंट है ए बी विच अंडरगोज द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसिवली सॉरी, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल पोजीशन ऑफ पी आर गिवन। तो हमें ओरिजिनल पे कमेंट करना है, ए और बी के ऊपर कुछ कमेंट करना है। तो देयर आर टू वेज टू गो अबाउट दिस। या तो हम ए बी से शुरू करें, ठीक है, उस पे सारा काम करते जाएं। मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा लंबा अप्रोच है, क्योंकि उसमें वेरिएबल्स को यूज करना पड़ेगा, राइट। एंड वेरिएबल्स को डील करना, बार बार वेरिएबल्स को लिखना, आई थिंक इज अ मतलब थोड़ा सा टफ जॉब है, थोड़ा सा टीडियस जॉब है, थोड़ा सा आपको गलती होने का चांस रहेगा प्लस माइनस का। एंड बहुत ज़्यादा कुछ लिखना पड़ेगा, शॉर्ट हैंड नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा। सो इसलिए आई थॉट कि इसको क्यों ना उल्टा लेके जाया जाए, कि मैं फाइनल कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करूं एंड ये ट्रांसफॉर्मेशंस को उल्टा अप्लाई करता जाऊं। सो आई गेट बैक टू पी। ठीक है, तो फाइनल से स्टार्ट किया। फाइनल है कोऑर्डिनेट्स -1/√2, 2 + 7/√2। इसका रिफ्लेक्शन लिया अबाउट, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स के अबाउट लेना, तो उल्टा करने के लिए x इक्वल टू y के अबाउट ले लो रिफ्लेक्शन। तो वो लेने के बाद यू विल गेट 2 + 7/√2, -1/√2। यहाँ पर था ट्रांसलेशन थ्रू 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो यहाँ पे नेगेटिव लेके जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे राइट लेके गए थे हम, तो वापस जब पीछे लेके जाना तो लेफ्ट लेके जाना पड़ेगा ना, तो इसलिए 2 यूनिट्स पीछे लेके गए। तो वो हमने ऐसे किया। सो आई एंडेड अप विद ये। अब ये मेरे पास आया था किसी पॉइंट को रोटेट करके बाय एन एंगल ऑफ π/4 अबाउट द ओरिजिन एंटी क्लॉकवाइज। सो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं अबाउट द ओरिजिन π/4, आई विल गेट द पॉइंट P, राइट। इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने का बेस्ट या इजीएस्ट वे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहले इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करो। क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो दैट मीन्स e की पावर -i/π/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू होती है 1/√2 -i/√2। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 7/2, रियल पार्ट पहले देखते हैं ना। इन दोनों रियल पार्ट के लिए दोनों रियल पार्ट्स को किया, देन दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को किया। तो ये आएगा -1/2, क्योंकि +1/2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इज -1/2। प्लस आयोटा कॉमन लेते हैं हम, आयोटा का देखते हैं। आयोटा के साथ क्या आता है? एक तरफ से तो -1/2, एक तरफ से -7/2। सो आई गेट 3 - 4 आयोटा, विच इज नथिंग बट 3, 4। तो मुझे ए भी मिल गया 3, 4। 2a + b कितना आएगा? सॉरी 3, -4। सो 2a + b आएगा 2। दैट्स द आंसर। सो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि अगर डायरेक्टली करते तो लंबा जाता, हो जाता, गलत नहीं था लेकिन लंबा जाता, आपको वेरिएबल्स का ध्यान रखते रहना पड़ता। लेकिन उल्टा जाना वाज अ वेरी इजी अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। Okay, shortest distance between two skew lines.
राइट। ऑब्वियस स्क्यू लाइन होंगी ना, अगर स्क्यू लाइन एनीवे जो भी होगा जीरो निकल आएगा। सी दिस क्वांटिटी कैन बी जीरो ओनली इफ डी इज जीरो एंड डी विल बी जीरो इफ दे आर नॉट स्क्यू लाइंस, राइट। एंड जो भी हो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, डिस्टेंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लेंगे स्क्यू लाइंस के लिए। अगर वो जीरो आ गया तो ऑब्वियसली वो स्क्यू थी नहीं, तो उनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो ही होगा। और अगर वो जीरो ना आया तो जो भी आंसर होगा उसको यूज कर लेंगे, राइट। तो पहले तो देखते हैं इन पे एक एक पॉइंट इन दोनों लाइंस पे। तो पहली लाइन पे पॉइंट है 3। एक तो वेक्टर्स को ऐसे लिखना है कि हैबिट डालो 3, -3, -8। ठीक है, आई जे के हमेशा लिखना नहीं होता है, टाइम सेव करना है हमें। देन यहाँ पे आएगा 7, 0, 0। सो पहली लाइन पे एक पॉइंट, दूसरी लाइन पे एक पॉइंट, राइट। तो ये अगर A1 है, A1 का पोजिशन वेक्टर, ये A2 का पोजिशन वेक्टर, सो A2 माइनस A1 का पोजिशन वेक्टर वो होगा 4, 3, 8। ठीक है, एंड B1 अपने को पता ही है -6, 7, 1। B2 होगा -2, 1, 1। ये B2 के लिए थोड़ा ध्यान देना था, ये लाइन की इक्वेशन एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन थी। ये 7 -x लिखा, तो इसको पहले x -7 करना पड़ेगा और उसके लिए -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड उससे आपको मिलेगा B2 का -2, 1, 1। सो दिस वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट इन दिस क्वेश्चन कि इसमें कुछ बच्चे फंस सकते थे। ठीक है, नाउ B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। I J K -6, 7, 1, -2, 1, 1। I के साथ आया 7 -1, 6। J के साथ आएगा -6 + 2 -4, प्लस K के साथ आएगा -6 + 14, 8। तो 6, 4, 8 ये है B1 क्रॉस B2। अब फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, इसका डॉट विथ B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, और इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है एक्चुअली, तो दिस इज इक्वल टू D। तो ले लेते हैं डॉट 438 का इसके साथ, 4 × 6 24, एंड 24 + 3 × 4 12, plus 8 × 8 64। So this will be 24 + 12 + 64 upon root of 6² + 4² + 8²। ठीक है, so you will end up getting 100 by absolute value लेनी, सॉरी वो भी ले लेते हैं, 100 by √116। So that means square root of D times square root 116 is nothing but square root of 100, which is 10. So again a very easy question, सिर्फ skew lines के बीच के distance के formula को use करनी थी, shortest distance between skew lines। So not at all a big deal, hardly 30 seconds to 1 minute। calculation की speed पे depend करता, अगर थोड़ी slow है तो 1 minute, faster 30 seconds। but कोई ज़्यादा mind apply नहीं करना, बिल्कुल simple straight forward question। The length of perpendicular dropped from the point this to a line passing through and parallel to the line। Okay, तो हमें एक पॉइंट का perpendicular distance फाइंड करना है फ्रॉम अ लाइन। तो एक लाइन से perpendicular डिस्टेंस फाइंड करने के पहले मुझे उस लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी, और उस लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो अ पॉइंट ऑन द लाइन और एक पैरेलल वेक्टर। सो पॉइंट तो मुझे दे दिया, पैरेलल वेक्टर मुझे निकालना है। पैरेलल वेक्टर कैसे मिलेगा, सी that line is parallel to two given planes, right? अब line is parallel to P1 and line is parallel to P2, right? And obviously normal vector of plane P1 is perpendicular to plane P1, right? And since it is perpendicular to plane P1, so it is obviously perpendicular to the line L also. So line L is perpendicular to normal vector of plane 1,
Similarly, line L is perpendicular to normal vector of plane 2. And since line L is perpendicular to two given vectors, that means line L is parallel to their cross product. See, something perpendicular to two vectors has to be in the direction of their cross. So using the same logic, the only vector that is perpendicular to two given vectors is their cross product as far as we know, right? So बस उसी concept को use करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. Line L is parallel to N1 cross N2. So line L का मुझे parallel vector भी मिल गया N1 cross N2 से, तो वो निकाल लेते हैं. N1 cross N2 क्या होगा? I J K 1 1 minus 1 1 minus 2 3. ठीक है, तो I के साथ आएगा 3 minus 2 1, माइनस J के साथ आएगा 3 plus 1 4, K के साथ आएगा -2 -1 -3, तो 1 -4 -3. तो N1 क्रॉस N2 मुझे मिल गया, राइट. लाइन का मुझे पैरेलल वेक्टर मिल गया, लाइन का जनरल लाइन का फिक्स पॉइंट भी मुझे पता है. सो यूजिंग द फिक्स पॉइंट एंड द पैरेलल वेक्टर आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. सो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल बी नथिंग बट x minus x plus 6 upon 1 equals y minus 2 upon -4 equals z minus 4 upon -3. कार्टेशियन फॉर्म में लिखा मैंने इक्वेशन को, इसको मैं t के इक्वल बोल देता हूँ. ठीक है, तो कोई पॉइंट ऑन द लाइन विल लुक समथिंग लाइक दिस. कोई भी पॉइंट ऑन द लाइन विल लुक समथिंग लाइक दिस. ऑलराइट, अब अगर मैं एक वेक्टर बनाने की कोशिश करूं, सो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन आ चुकी है. ठीक है, मुझे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है लाइन का, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ. ठीक है, मान लो लेट्स कॉल दिस पॉइंट Q, और ये था S. सो और ये थी लाइन L. ठीक है, so SQ vector needs to be perpendicular to L, right? And SQ vector अगर perpendicular है L के, SQ vector is perpendicular to the parallel vector of line L. तो पहले SQ vector बना लेते हैं, right? ये तो थे किसी जनरल पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, अगर इसको मुझे बनाना है that foot of perpendicular, तो SQ needs to be perpendicular to B. बस वो कंडीशन बाद में इन्वोक कर देंगे. तो पहले SQ बना लेते हैं. SQ आएगा t minus 6 minus 7, so t minus 13. यहाँ से आएगा 2 minus 40 plus 2, so 4 minus 40. और यहाँ से आएगा -1 minus 3t. यह SQ. अब ये B के परपेंडिकुलर है, जो पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन है उसके परपेंडिकुलर है. ये था एक्चुअली, इसको हम B बोलते हैं जनरली, लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होता है. सो B था ये 1, -4, -3. तो डॉट ले लो और 0 पुट कर दो. t minus 13 plus 16t minus 16 plus 90 plus 3 equal to 0. तो ये आएगा 26t. ठीक से लिखते हैं. सो t plus 16t plus 90, 26t minus 13 minus 16, 29 plus 3, so 26. so t आएगा 1. ठीक है, तो इसका मतलब कि SQ वेक्टर बन जाएगा नथिंग बट -12 0 -4. और हमें क्या चाहिए था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ SQ. So length of SQ will be इसका magnitude which will be root of 144 plus 16
विच इज रूट ऑफ 160 विच इज 4√10। ठीक है, तो आंसर आ गया बी। सो अगेन इजी क्वेश्चन था, बस 3D है तो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, थोड़ा विजुलाइज करो या सोचो, बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। If a plane is rotated about its line of intersection with the plane this by an angle of pi by 2, then the plane after rotation passes through. So ये बहुत सिंपल क्वेश्चन यूजिंग इसको बेस्ट पॉसिबल अप्रोच इसको करने की होनी चाहिए फैमिली ऑफ प्लेन्स का कॉन्सेप्ट यूज करके। सो बिकॉज इसने क्या बोला है, द रिजल्टेंट प्लेन ऑल्सो passes through the line of intersection of these given planes, that means family of planes. So the equation of the resultant plane should be equal to, अब चाहे मैं इसको P1 मान लो, इसको P1 बोला, इसको P2 बोला, तो P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0 करता, चाहे P2 प्लस लैम्डा टाइम्स P1 इक्वल टू 0 करता। मैंने P2 प्लस लैम्डा टाइम्स P1 इक्वल टू 0 किया क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट था और यहाँ पे नहीं था, तो एक जगह पे मेरा वेरिएबल थोड़ा बच रहा है, तो मैंने कहा टाइम सेव किया जाए और मे बी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए, तो इसलिए मैंने ऐसे किया। So I will get 1 plus 2 lambda x plus 1 plus lambda y plus 1 minus 5 lambda z equals 1। ये इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट प्लेन। अब उसने हमको क्या बोला है, लेट्स सी दैट। उसने ये बोला है कि ये जो नया प्लेन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल प्लेन। 90 डिग्री रोटेट किया ना मैंने इसको, अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करूँ तो ऑब्वियस है कि जो रिजल्टेंट प्लेन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे आपस में, तो इसका मतलब कि इसके नॉर्मल वेक्टर जो है ये और ओरिजिनल प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हैव टू बी परपेंडिकुलर। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू 2 1 -5, मतलब इन दोनों का डॉट 0, मतलब ये तो ये आएगा 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा प्लस 25 लैम्डा माइनस 5 इक्वल 0। सो ये आएगा 30 लैम्डा माइनस 2 इक्वल 0। सो लैम्डा आया 1/15। डाल देते लैम्डा की वैल्यू को इजीली, ओरिजिनल इस इक्वेशन में डाल दो। सो 1 प्लस 2 लैम्डा, तो ये आएगा 17/15 x प्लस 1 प्लस लैम्डा 16/15 y प्लस 1 माइनस 5 लैम्डा विच इज 1 माइनस 5/15, तो 10/15 z इक्वल टू 1। तो 17x प्लस 16y प्लस 10z इक्वल टू 15, ये बन गई इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। अब ये देखना है कौन से पॉइंट से पास करता है, तो ऑब्वियसली डाल डाल के चेक करना पड़ेगा आपको, बट मुझे जो सीधा सीधा आइडिया लग रहा था वो ये था कि क्योंकि देखो चारों जो ऑप्शंस हैं उसमें पहले दो हैं 5 -5 या -5 5, तो इन दोनों का डिफरेंस +5 या -5 बनेगा। ऑब्वियस है ना कि देखो x की वैल्यू y की वैल्यू सेम ही रहना है, बस नेगेटिव होगी एक दूसरे की, दैट्स इट। सो 17 टाइम्स 5 माइनस 16 टाइम्स 5 कर लो, या 17 टाइम -5 प्लस 16 टाइम 5, जो भी कर लो, इधर वे यू आर गोइंग टू गेट +5 या -5 आउट ऑफ दिस। तो टोटल मुझे 15 चाहिए, तो या तो यहाँ पे 20 है या 10 है, और यहाँ पे या तो 10 आ सकता है या -10 आ सकता है 1 - 1 से। तो ये तभी पॉसिबल है अगर यहाँ से 5 है यहाँ से 10 बने, तो z 1 होना पड़ेगा और इन दोनों का सम 5 होना पड़ेगा, और वो कब पॉसिबल है 5 - 5 1 में। तो आंसर तो सी है, बाकी डाल के आप चेक कर सकते हो। 17 × 5 प्लस 16 × -5 प्लस 10 × 1 85 माइनस 80 प्लस 10 15। सो दिस लाइज ऑन द प्लेन, तो आंसर था सी।
अगेन अ वेरी वेरी इजी एंड वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें आपको फैमिली ऑफ प्लेन्स को नेसेसरीली यूज करना था। आई मीन उसके बिना हो सकता था इफ यू वांटेड टू, बट वो अपने आपको फोर्स करने वाली बात होती, क्योंकि वैसे करने की कोई जरूरत नहीं थी, नीड नहीं थी मेरे हिसाब से। उसके बिना बहुत इजीली हो सकता था। फैमिली ऑफ प्लेन्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था इसको करने का। उसके बिना कैसे करते वैसे मैं बता देता हूँ कि आप क्या करते, पहले तो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देन अच्छा नहीं, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेट जाता है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, फिर उस लाइन के परपेंडिकुलर होता प्लेन, और नहीं सॉरी, वो लाइन उस प्लेन में होती, और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो होता वो भी उस प्लेन के पैरेलल होता, तो उन दोनों का क्रॉस लेते, उससे उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिलता, ठीक है। और एक पॉइंट कंसिडर करते, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन थी उस पे, और उस पॉइंट से और उस नॉर्मल वेक्टर से तुम वो प्लेन बनाते, और फिर उसमें पॉइंट डालते। तो क्रॉस लेना पड़ता है एक, तो पहले तो सोचना पड़ता है इतना, ठीक है, फिर क्रॉस लेना पड़ता, एंड देन फिर एक पॉइंट भी निकालना पड़ता, ढूंढना पड़ता पॉइंट, फिर उसके बाद प्लेन की इक्वेशन आती है, और उसके बाद ये सारा काम करते हैं। जबकि यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन निकालना वाज वेरी वेरी इजी। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। सो दो स्ट्रेट लाइंस जिनके डायरेक्शन को साइंस आर गिवन बाय टू इक्वेशंस आर पैरेलल, तो हमें सी की वैल्यू बतानी है। तो कर लेते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहली इक्वेशन से आई गेट n इक्वल टू एल प्लस एम, उसको दूसरे में डाल देते हैं, माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस सी टाइम्स एल टाइम्स n, which is this. So I get c minus 1 times l square plus c times lm plus m square equal 0, राइट। और अब यहाँ पर अगर मैं इसको l बाय m में क्वाड्रेटिक बनाऊँ, जो कि आइडिया अगर आप याद करो हमने इसी पेपर में स्टार्टिंग में यूज भी किया था, वो जो क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें ओमेगा का यूज आया था, उसमें हमने आइडिया यूज किया था ना डिवाइड करने में, तो सेम आइडिया यहाँ पे यूज हो रहा है। सो ये आइडिया लॉट ऑफ द टाइम्स इस चैप्टर में भी यूज होता है, क्वाड्रेटिक में भी यूज होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब एल बाय एम को मैं एक बार के लिए टी बोल देता हूँ। अब देखो, इसने क्या बोला था कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, जो इससे डायरेक्शन को साइन मिलेंगे वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनकी डायरेक्शन को साइंस भी सेम होंगे नेसेसरली, राइट। एज इन पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो इफेक्टिवली तो सेम ही होंगे ना डायरेक्शन को साइंस। सो प्लस माइनस का साइंस है तो हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, और वैसे भी अगर डिफरेंस है भी तो हमने तो एल बाय एम में क्वाड्रेटिक बनाई है, तो अगर मतलब एग्जैक्टली नेगेटिव हैं भी, एंटी पैरेलल हैं भी, तो भी एल बाय एम का रेशियो तो सेम ही रहेगा। दोनों नेगेटिव हो जाए दोनों पॉजिटिव हो जाए तो हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, राइट। तो इसलिए इसका क्या मतलब है कि जो दोनों लाइंस होंगी उसमें एल बाय एम का रेशियो तो सेम रहने वाला है, सिंस दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल फॉर दैट मैटर। सो अगर वो एल बाय एम का रेशियो सेम रहने वाला है तो दैट मीन्स दिस क्वाड्रेटिक has repeated roots, and that means इसका discriminant is equal to 0, and that means nothing but c square equals 4 times c minus 1, c square minus 4c plus 4 equals 0, which means c equals 2, only one value of c which is 2। very very easy question, but आइडिया देखा होना चाहिए कहीं ना कहीं, इस तरह कुछ ना कुछ किया होना चाहिए। और पीवाईक्यूज में से क्वेश्चंस हैं तो इट इज expected that students should practice such questions so that उनके concepts थोड़े strong हो। Okay, so a hall has a square floor of dimensions, ठीक है, कुछ dimensions given है, vertical walls है, angle between body diagonals given है, हमें height बतानी है। So cuboidal रूम है, हॉल है, जो भी है, और उसके बारे में कमेंट किया हुआ है। तो पहले तो अगर एक क्यूबॉइड है तो उसको एक बार बना लेते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली एक्चुअली इसको दोबारा बनाते हैं ठीक से, थोड़ा सा ये थोड़ा स्क्रीन से बाहर जा रहा है।
ये हुई फिगर, ठीक है। अब व्हाट मेक्स मोस्ट सेंस टू मी मैं बता देता हूँ। आई वुड वांट टू लेबल दिस पॉइंट एज ए, ठीक है। ये ओरिजिन है मेरा, ठीक है। एंड इसके कोऑर्डिनेट्स में लेता हूँ 0 0 0। इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ बी। इसके कोऑर्डिनेट्स 10 यूनिट्स में राइट गया तो 10 0 0 ले लेता हूँ, ठीक है। इसके मैं 10 यूनिट्स बाहर आया तो इसके मैं इसको बोलता हूँ सी, इसको डी, ठीक है। और ऊपर ये लेना चाह रहे ई एफ जी एच, एंड ए के ऑपोजिट जी होना चाहिए बेसिकली, राइट। तो ये होगा जी, और बी के ऑपोजिट होना चाहिए एच, तो ये होगा एच। तो डी के ऑपोजिट हम रख देते हैं एफ, सी के ऑपोजिट रख देते हैं ई। हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है। उनका तो हमें लेना देना भी नहीं है, हमें तो बी जी बी एच और ए जी की बात करनी है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं 10 यूनिट्स बाहर की तरफ आया, हाइट में नहीं गया मैं अभी, ठीक है। तो सिंस मैं बाहर की तरफ आया तो 10 10 0, और डी के होंगे 0 10 0, ठीक है। नाउ अब मुझे देखो, वैसे तो सी और डी के चाहिए नहीं थे, बट स्टिल इट मेक्स थिंग्स इजी कि मुझे जी और एच के निकालने इजी हो जाएंगे। एच जो है वो डी से 10 यूनिट्स ऊपर की तरफ है, उसका होगा सॉरी, ये तो 0 ही रहेगा, और 10 और 10, और जी जो है वो सी से 10 यूनिट्स ऊपर है, तो उसका होगा 10 10 10, ठीक है। तो अब आई कैन इजीली गेट द ए जी वेक्टर। ए जी वेक्टर क्या होगा, जी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो वो आ जाएगा 10 10 सॉरी एच, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये 10 नहीं एच लेना होगा ना, 10 10 एच, ठीक है। एंड बी एच जो होगा दैट विल बी -10 10 एच। सो बेसिकली मैंने हाइट को एच मान लिया, तो जी जो है वो एच लेंथ ऊपर है सी से, और एच जो है एच पॉइंट वो डी से एच लेंथ ऊपर है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे, एंड देन ए जी और बी एच वेक्टर्स बनाए, ठीक है। अब उसने हमें क्या बोला कि ए जी और बी एच के बीच जो एंगल है वो cos इनवर्स 1/3 है। तो इनके बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, वो होता है अगर इनके बीच एंगल है थीटा, जो कि हमें गिवन है cos इनवर्स थीटा, सॉरी cos इनवर्स 1/3। तो cos of angle between two vectors is nothing but the dot product upon magnitude, ठीक है। तो 1/3 इक्वल्स इनका डॉट ले लो, -10² + 10² + h² अपॉन, नीचे तो आएगा √100² + 100² + h² टाइम्स सॉरी 10² होगा ना, तो 100 + 100 + h², ये आएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 + 100 + h² equals 3h²। So 2h² equals 200, h² equals 100, h equals 10। तो आंसर आया 10। और वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गिवन द वैल्यूज इजी बन चुका था। कैसे इजी था कि अगर किसी को याद हो तो क्यूब में बॉडी डायगोनल्स के बीच का एंगल यही होता है। तो ये जैसे मुझे याद था तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ती ही ना, मैं सीधा बोल सकता था हाइट विल बी 10। बट अगर याद नहीं भी तो भी इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बस फिगर बनानी थी, दैट्स इट। कुछ डिफिकल्टी थी नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ओके 16, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा अच्छा भी ट्रिकी भी, मतलब इसको ऐसा कि नहीं हो रहा पेपर में आपसे तो इट इज फाइन, ठीक है।
एक्स वाई जेड इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट लाइंग ऑन दिस प्लेन। तो पहले तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तीन इंटरसेप्ट्स मुझे पता है प्लेन के, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? सो प्लेन की इक्वेशन बेसिकली इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आपको याद हो तो क्या होती है प्लेन की इक्वेशन? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स 1, राइट? सो that will be x by 54 plus y by 54 plus z by 54 equals 1. So x plus y plus z will be 54 on for all points lying on this plane. So जितने x y z यहाँ पे mentioned है इन सब के लिए x plus y plus z 54 होगा, right? And since that is the case, तो अब इसके आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन में। दूसरी बात, अगर आप एक्सप्रेशंस को देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो तो बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन दिख रहा है ऐसे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, राइट? x माइनस 15 आ रहा है, y माइनस 17, z माइनस 22, ऑल दो सिमेट्री भी दिख रही है बट कॉम्प्लिकेट भी दिख रहा है कि बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन को लिखना ही बार बार इज वेरी टीडियस, ठीक है। सॉरी, सो इसको बार बार लिखना ही इज अ वेरी वेरी टीडियस टास्क, तो दैट मीन्स थोड़ा सा इसको ईज आउट करने की कोशिश करनी चाहिए हमको। सो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू डू दैट? मुझे जो आइडिया लग रहा है, आई विल शेयर द आइडिया विद यू, कि मैं x माइनस 15 को a बोल देता हूँ, y माइनस 17 को b बोल देता हूँ और z माइनस 22 को c बोल देता हूँ। तो एक तो ये एक्सप्रेशन भी मेरा रिड्यूस हो जाएगा। दिस एक्सप्रेशन विल रिड्यूस टू नथिंग बट a प्लस b प्लस c इक्वल्स 0, ठीक है। तो आई नो फॉर ऑल द पॉइंट्स on this plane a plus b plus c will be 0, ठीक है। तो for all x y z lying on this plane a plus b plus c will be 0 because अगर मैं ऐड ही कर लूँ, ऐड करके समझ आ जाएगा ना आपको। आप ऐड करके देखो a plus b plus c क्या आ रहा है, x plus y plus z minus 15 minus 17 minus 22 which is x plus y plus z minus 54 which is 0, ठीक है। तो a plus b plus c की वैल्यू 0 आ गई ऑन फॉर ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस प्लेन। तो ये भी थोड़ा सा इजी बन गया, राइट? मे बी दिस हेल्प्स अस लेटर ऑन इन दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सी। पहले तो बस मैंने इसलिए इतना किया कि मैं इसको रिप्रेजेंट इजीली कर पाऊँ, मुझे कॉम्प्लिकेशन हो इसको लिखने में। इतनी बड़ी टर्म्स को बार बार क्यों लिखूँ मैं? 5 प्लस a बाय बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b बाय सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस c बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी प्लस 54, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी प्लस 54, यस, अपॉन 18 ए बी सी। ये है मेरे पास एक्सप्रेशन, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी तो 0 है, इसको तो उड़ा सकते हो आप, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है। तो आई विल हैव 5 प्लस 3 बाय ए बी सी। अगेन मैंने इस एक्सप्रेशन को लिख दिया वापस से। अब एलसीएम ले लेते हैं। ये तो देखो कांस्टेंट है, इसको क्यों तंग करना? इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इसी को तंग कर लेते हैं, मे बी इससे कुछ हो जाए। लेट्स सी क्या होता है। सॉरी ये नेगेटिव था, सॉरी ये नेगेटिव था। माइनस 3 ABC प्लस तो ये बना। अब आप देखो ये अगेन क्लास 8 या 6 में कभी तो आइडेंटिटी पढ़ी होगी। आइडेंटिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, अगर आइडेंटिटी नहीं याद तो गॉन, ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ये चाहे कितनी जान लगा लो। और अगर आइडेंटिटी याद है तो हार्डली एक स्टेप का क्वेश्चन है। आइडेंटिटी लगा के यू विल गेट a प्लस बी प्लस सी टाइम्स माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो आंसर आ गया आपका 5। डन, बहुत इजी, ठीक है। सिर्फ ये जो इजी बना, क्यों बना इजी? क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने की सोची कि लिखना हमें इजी पड़े। सी इसलिए मैंने कई बार बताया क्लास में भी और
Otherwise also I tell कि try and do something that makes the question easy for you to present, as in कि ऐसे तरह से करने की कोशिश करो क्वेश्चन को कि कोई रीडर पढ़े ना उसे बहुत इजीली समझ आ सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हो या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो। लेट्स से इफ समवन वर टू रीड द सॉल्यूशन और उसने ऐसा सब ना किया होता कि ए बी सी ना लिखे होते, और जैसे x-15 को ए और इसको ना बी और इसको ना सी माना होता, तो सोल्यूशन ऑब्वियसली उसका ठीक आता। पहली बार तो शायद बहुत लंबा जाता, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई थी, वो सही से सॉल्व भी ना कर पाता, या डर जाता, छोड़ देता बीच में लंबी कैलकुलेशन को देख के, या एक्चुअली कैलकुलेशन ही इतनी लंबी चल जाती कि सॉल्व हो ही ना पाता इतने टाइम में। तो वॉट एवर बी द केस, एक तो ये इशू रहता। दूसरा ये कि कोई पढ़ना चाहता हो सोल्यूशन, ऑल दो मेन्स है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, कोई पढ़ेगा नहीं आपका सोल्यूशन, बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट इन दीज टर्म्स कि अगर कोई पढ़ना चाहे आपका सोल्यूशन तो प्रेजेंटेबल भी तो हो। बिकॉज इफ यू कीप दिस थिंग इन द बैक ऑफ योर हेड कि प्रेजेंटेबल सोल्यूशन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं you will try to see the symmetry, you will try to use the logic, you will try to, I mean, somehow make the question easier, क्योंकि जब आप प्रेजेंट बेटर करने की कोशिश करते हो क्वेश्चन अपने आप इजी बन जाता है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन को जैसे मैंने बेटर प्रेजेंट किया इजी बन गया और खट खट सॉल्व हो गया बहुत आराम से, कुछ था ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुड हैव बीन डन वेरी इजीली। बस ये जो ये चीज़ थी, ये आपको लॉजिक से आनी चाहिए। इवन फ्रॉम बोर्ड्स परस्पेक्टिव, what is the point of solving it whole and soul? Why not use this logic? As in कि क्यों ना इसको हम पहले ही सब्स्टिट्यूट कर लें, ऐसे वैल्यूज डाल लें, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, ऐसे सब्स्टिट्यूट करना मेक्स मोर सेंस इवन फ्रॉम अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं। कोई आपका पूरा सोल्यूशन नहीं पढ़ना चाहता ना पढ़ेगा, तो अगर आप ऐसे करके कर देते हैं सोल्यूशन, कितना सिंपल और कितना आराम से पढ़ने वाले को भी समझ आता, उसको समझ आता कि आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, और गलती भी आपकी भी ना होती, और अगर होती कोई छोटी मोटी तो वो आइडेंटिफाई करके आपको स्टेप मार्क्स दे भी पाता। बट वो लंबे सोल्यूशन में गलती होती तो आपको स्टेप मार्क्स भी ना मिलते। खैर यहाँ पर आप गलती करना अफोर्ड कर नहीं सकते, तो इसलिए प्रेजेंटेशन मेक्स ऑल द मोर सेंस इवन दो कोई आपका देखने नहीं वाला प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो इसलिए ध्यान रखना है। ओके, लोकस ऑफ द पॉइंट dividing the line segment from the point 3, 2 to a point on the circle. Okay, तो पहले तो a general point on the circle, x square plus y square equal to 1. What should it look like? Obviously it should look like cos theta and sin theta. ये तो जिसने भी बेसिक पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको इतना तो पता है कि सर्कल पे पैरामीट्रिक फॉर्म में हम ये लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो cos थीटा कॉमा sin थीटा, और हैवी जनरल सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल, रेडियस भी 1 है, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। x को cos थीटा, y को sin थीटा, दैट इज द मोस्ट नेचुरल थिंग। ठीक है, तो जनरल पॉइंट ले लिया, थीटा इज द मूविंग पैरामीटर हो गया, तो जैसे थीटा मूव करेगा ये पॉइंट चेंज होता जाएगा, और उससे जो पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट है वो भी चेंज होता रहेगा, और उस पॉइंट के बारे में कमेंट करना, उसका लोकस निकाल के देना हमें। ठीक है, तो 3,2 और इस पॉइंट को एक पॉइंट है जो डिवाइड करता है 1:3 में, तो उसको h के बोल देते हैं। तो h होगा cos थीटा प्लस 3 टाइम्स 3, 1 टाइम्स cos थीटा प्लस 3 टाइम्स 3 अपॉन 1 प्लस 3, और k होगा 1 टाइम्स sin थीटा प्लस 3 टाइम्स 2 अपॉन 1 प्लस 3। ठीक है, तो h आएगा cos थीटा प्लस 9 अपॉन 4, k आएगा sin थीटा प्लस 6 अपॉन 4, तो cos थीटा आएगा 4h माइनस 9, sin थीटा आएगा 4k माइनस 6। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होगा, चाहे आप यहाँ से देख लो इस क्वेश्चन में जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा लिए थे, या वैसे भी यू नो दिस, बिकॉज यू हैव टू एलिमिनेट द मूविंग पैरामीटर, राइट। ये थीटा को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें, थीटा इज अननोन फॉर अस, सो उसको एलिमिनेट करने का क्या तरीका है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बस कर देते हैं, तो लोकस आ गया।
1। अब इसको x और y के टर्म में भी कन्वर्ट कर लो। 4x माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 4y माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स 1। यहाँ पर फिर से 4 को मैं कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूँ, मतलब 4 स्क्वायर की फॉर्म में बाहर आएगा और उसको राइट साइड पे ले जाओ, तो आई विल गेट x माइनस 9/4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 होल स्क्वायर विच इज r स्क्वायर। तो r क्या आएगा 1/4। आंसर आ गया आपका ए। बहुत इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक लोकस का क्वेश्चन। ठीक है, लगेगा सर्कल्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन सर्कल्स का भी सिर्फ पैरामेट्रिक फॉर्म, आई मीन कि सर्कल में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर्कल के ये होते हैं, उसके बियॉन्ड सर्कल में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगा। और सर्कल की जनरल सर्कल या कोई भी सर्कल की इक्वेशन की सर्कल में रेडियस किस फॉर्म का होता है, बस दैट्स इट। सो वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत सिंपल। आराम से कोई भी अच्छा स्टूडेंट जिसने प्रैक्टिस किया होगा वो आराम से कर सकता है, स्ट्रेट लाइन जिसने प्रैक्टिस किया वो आराम से कर सकता था क्वेश्चन। ओके, सो a dot b 1, b dot c 2, c dot a 3, then the value of a cross b cross c, b cross c cross a। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। ऑलराइट, निकालते हैं। तो देखो पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 3 माइनस a dot b। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर। Similarly, the second vector will be b dot a c minus b dot c a, and third is c dot a b minus c dot b a। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज डाल देते हैं सिंपली। a डॉट c क्या है 3, 3b माइनस c, ये तो आ गया फर्स्ट वेक्टर। सेकेंड वेक्टर है b डॉट a इज 1, सो c माइनस 2a, और ये है c डॉट a 3b माइनस 2a। ठीक है, तो अब बस हमें इनका डॉट क्रॉस जो भी स्केलेटल डॉट कंप्यूट करना है। ठीक है, अब वो निकालने की कोशिश कर लेते हैं। 3b माइनस सी डॉट विथ c माइनस 2a क्रॉस विथ 3b माइनस 2a। तो ले लेते हैं क्रॉस 3 टाइम्स c क्रॉस b माइनस 2 टाइम्स c क्रॉस a माइनस 6 टाइम्स a क्रॉस b, और ये 2a का 2a से क्रॉस 0 हो जाएगा, सेल्फ क्रॉस 0 होता है, ये हमें पता ही है। ठीक है, इसका डॉट लेना है 3b माइनस c से। तो देखो अब ये b और c दोनों में परपेंडिकुलर है, तो ये तो ऑब्वियसली दोनों से डॉट 0 देगा। ठीक है, कमिंग टू दिस वन, ये c के परपेंडिकुलर है तो c से डॉट 0 देगा, तो इसका सिर्फ b से डॉट लेना है। तो इधर से आएगा अपने पास माइनस 6 टाइम्स b डॉट c क्रॉस a। ठीक है, ये b के परपेंडिकुलर है तो ये c से डॉट नॉन जीरो देगा, b से 0 देगा, तो इसका c से ले लेते हैं प्लस 6 टाइम्स c डॉट a क्रॉस b। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करो, ये देखो क्या बना, ये बनता है माइनस 6 बी सी ए और ये प्लस 6 सी ए बी। साइक्लिक ऑर्डर देखते हैं हम, बी सी ए तो ये सेम एज ए बी सी है, और ये सी ए बी ये भी सेम एज ए बी सी है, तो ये नेट 0 आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि दोनों का साइक्लिक ऑर्डर सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो 6 टाइम्स समथिंग माइनस 6 टाइम्स समथिंग इज 0, सो आंसर 0। तो वेरी इजी क्वेश्चन, बस बेसिक, मतलब बिल्कुल लिटरली वीटीपी लगाना था पहले तो, वेक्टर टेबल प्रोडक्ट, उसका बेसिक यूज था। ठीक है, वंस यू अप्लाई दैट, उसके बाद इट वाज द बेसिक यूजेज ऑफ एसटीपी, स्केलर टेबल प्रोडक्ट। तो या इसको
ट्रिपल प्रोडक्ट बोल लो, या इसको बोल लो तुम ये क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, या जो भी मतलब आप लोग बोलते हो, आई एम नॉट श्योर, बट आई यूज टू कॉल इट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको बोलता था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये हो गया एसटीपी, हो गया वीटीपी। ठीक है, तो पहले वीटीपी का बेसिक एप्लीकेशन, देन एसटीपी तो निकालना था एक्चुअली, बट एसटीपी का ज़्यादा कुछ था नहीं एप्लीकेशन ऑनेस्टली। इसमें एप्लीकेशन था डॉट और क्रॉस की प्रॉपर्टीज़ का। तो इनफैक्ट डॉट की भी उतनी नहीं, क्रॉस की ज़्यादा, क्योंकि क्रॉस पहले कंप्यूट होता था। तो क्रॉस की प्रॉपर्टीज़ लगाई, क्रॉस की प्रॉपर्टीज जैसे मैंने लगाई, तो उसके बाद फिर डॉट की लगानी थी, डॉट की लगा के मैंने इसको फिर एसटीपी फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर एसटीपी की प्रॉपर्टी लगा के वो जो साइक्लिक ऑर्डर है उससे जीरो दिखा दिया। सो एन इजी क्वेश्चन, मतलब बहुत इजीली 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते थे, एंड यू कुड हैव स्कोर्ड फुल पॉइंट्स इन दिस। कोई इशू नहीं था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत आराम से हो सकता था। ओके, तो ये वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं। ए बी सी, बी सी की लेंथ 3 है, सी ए की लेंथ 6, बी ए की लेंथ 7। हमको बताना है बी से ए का प्रोजेक्शन वेक्टर ऑन बी से सी। तो बेसिकली, अच्छा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, सॉरी प्रोजेक्शन वेक्टर में प्रोजेक्शन की लेंथ बतानी है। तो बेसिकली मुझे ये लेंथ बतानी है। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट, अगर ये थीटा है तो ए बी कॉस थीटा, या 7 कॉस थीटा बोल लो, या ए बी कॉस थीटा बोल लो। ठीक है, और using the cosine formula I can say cos theta will be equal to ab square plus bc square minus ac square upon 2ab bc। ठीक है, और मुझे ab cos theta की वैल्यू बतानी, तो ab को मैं उधर ले जाता हूँ। तो ab cos theta equals ab square plus bc square minus ac square upon 2bc। ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं मैं सब इसमें सबकी। ए बी की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर, प्लस बी सी कितनी है, बी सी की वैल्यू, बी सी की पूरे की वैल्यू है 3, सॉरी, और मुझे ये फाइंड करना है बस। तो 3 स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, 6 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 3। तो 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 9 minus 36 upon 6. So this will be 58 minus 36, 22. 22 by 6, 11 by 3. Answer. So in fact अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो ना, तो ये क्वेश्चन तो वेक्टर्स का था भी नहीं। मतलब 11th क्लास में यू नो व्हाट प्रोजेक्शन मीन्स, राइट। तो या वैसे तो अगर कोई किसी ने ढंग से पढ़ाई करी हो तो उसे तो पता होगा, 10th के बच्चों को पता होगा प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब 10th का बच्चा भी आराम से बता सकता था कि बेसिकली इसको यहाँ प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, दैट्स इट। सो ये लेंथ मुझे बतानी है, एंड दिस विल बी नथिंग बट ए बी कॉस थीटा। बस आपको कोसाइन रूल पता होना चाहिए, कोसाइन लॉ या कोसाइन रूल, एंड दैट्स इट। वेक्टर्स की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत ईजी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फ्री के पॉइंट्स, हार्डली 30 सेकेंड या 40 सेकेंड, चलो सोचने में टाइम लग गया, फिगर बनाने में, आइडिया आने में फिगर का, तो 1 मिनट, नॉट मोर देन 1 मिनट। बेसिक कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, कोई डिफिकल्टी नहीं। ओके, ए बी दो वेक्टर्स हैं, और मुझे वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है। ये वेक्टर प्रोडक्ट अब देखने में बहुत, कोई इंसान डर जाएगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे निकालूंगा मैं इसे। क्यों डरना है, सिंपली सॉल्व करते चलते हैं। और ये तो बॉड मास के रूल्स आपको पता है कि सबसे अंदर का ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, उसको करना शुरू करते हैं, दैट्स इट। तो पहले तो इसकी वैल्यू देखते हैं, ए प्लस बी क्रॉस विद बी, ए क्रॉस विद बी प्लस बी क्रॉस विद बी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, ये 0, तो ए क्रॉस बी आ गई उसकी वैल्यू। ये पूरा अंदर का जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू होगी ए क्रॉस बी। ठीक है, अब देखते हैं पहले इसमें से कौन सा ब्रैकेट एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, सो पहले होगा ये ए से क्रॉस। ठीक है, ये स्मॉल ए से पहले क्रॉस किया जाएगा इसको, ये बी वाला क्रॉस सबसे लास्ट वाला क्रॉस है। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी यूजिंग वेक्टर टेबल प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसका फर्दर मुझे लेना है बी से क्रॉस। अगेन इस तो देखना अब क्या आएगा, ये सेकंड टर्म तो जीरो लेगी, बी का सेल्फ क्रॉस जीरो होगा, राइट, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो ये पूरा एक्सप्रेशन इतना सिंप्लीफाई हो गया आपके पास, हार्डली 2 स्टेप लगे, मतलब 2 स्टेप में आप यहाँ तक पहुंच चुके हो। अब इसका a माइनस बी से प्री क्रॉस लेना है। देखो अब ये तो है स्केलर, इसको तो बाहर निकाल लो पहले ही, a माइनस बी क्रॉस विद a क्रॉस b। अब इसका क्रॉस लेने के लिए अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a क्रॉस b। अब यहाँ पर फिर बीटीपी का फॉर्मूला, यहाँ पर फिर बीटीपी का फॉर्मूला, अब देखो मुझे ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए, ए डॉट ए की और बी डॉट बी की, तो वो निकाल देते हैं, उससे काफी सिंप्लीफाई हो जाएगी चीजें। ए डॉट बी, ए और बी का डॉट ले लेते हैं फिर, 1 × -1 -1 +2 +6, सो -1 +2 +6, सो 7। ए डॉट ए, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज 6, बी डॉट बी, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज 14। तो वैल्यूज डाल देते हैं, 7 टाइम्स अंदर आएगा 7a माइनस 6b माइनस 14a प्लस 7b। सो आई हैव 7 टाइम्स b माइनस 7a। ठीक है, अब वैल्यूज डाल दो, b माइनस 7a, -1 -7 -8i, 2 -7 -5j, 3 -14 -11k। तो आंसर आ गया बी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कुछ हार्ड था ही नहीं इसमें, बस वो देख के डराने के लिए था कि इतने सारे क्रॉस आपने देख लिए, डर जाओगे, छोड़ दोगे, अगले क्वेश्चन में मूव करोगे, जबकि कुछ जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। बीटीपी लेना था 2 बार, हाँ 3 बार एक्चुअली, टोटल में 3 बार बीटीपी और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस वो यूज करनी थी। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रेट लाइंस, और अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूं तो कुछ कुछ फील आ रही है कि ये रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट की बात कर दी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, आई थिंक मैंने वैसे क्लास में भी डिस्कशन किया हुआ है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। तो हम जो सारा इक्वेशन बना के करते हैं, जो जो भी मतलब इक्वेशन सॉल्विंग एंड ऑल, दैट इज ऑल अलजेब्रा पार्ट। और ज्योमेट्री पार्ट इज कि हम एंगल बाइसेक्टर की बात करें, या लेट्स से सर्कल की बात करें, सर्कल में एंगल्स इन द सेम सेक्टर आर इक्वल, या लेट्स से टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। ये सब चीजें जो है, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ एक सेंस में ज्योमेट्री है। दीज प्रॉपर्टीज कम फ्रॉम ज्योमेट्री, एंड बाकी जो हम इक्वेशन बनाते हैं, दे आर अलजेब्राइक इक्वेशंस इन अ वे, और उनको हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट। हाउएवर जहां भी तुम ज्योमेट्री यूज कर सको, सो whoever is good in geometry has an upper hand in coordinate geometry almost always, because whoever is good in geometry वो बहुत easily ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज एक तो याद रख पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा और यूज कर पाएगा इन एनी गिवन क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड दैट एक्चुअली सॉल्व्स अ प्रॉब्लम क्वाइट अ लॉट, कि बहुत जल्दी हो जाते हैं उससे क्वेश्चंस, क्योंकि ज्योमेट्री में वो प्रॉपर्टीज एक्चुअली डिराइव्ड है। आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस, लॉट ऑफ वर्क डन, वो डिराइव्ड है। Whereas अगर तुम हर प्रॉपर्टी को instead of derive, मतलब instead of using it as it is, if you actually think of doing it just algebraically और उसको सारा निकालने की कोशिश करो, then it takes a lot of time,
एंड एग्जाम में टाइम इज द लिमिटेड रिसोर्स, सो उसको हमें जुडिशियसली यूज करना है। तो इसलिए सजेशन वुड बी कि हमेशा जहाँ भी प्रॉपर्टीज यूज हो सके, जहाँ भी ज्योमेट्री यूज हो सके, वहाँ ज्योमेट्री से चीजों को इजी बना दो एंड देन यूज अलजेब्रा। इनिशियली जितना भी हो सके क्वेश्चन को इजी बनाया जा सके यूजिंग ज्योमेट्री। सो सेम हम इस क्वेश्चन में करेंगे, देखना कैसे। पहले तो हम प्लेन मिरर बनाए थे, दे आर टॉकिंग अबाउट अ मिरर की रिफ्लेक्शन हो रहा है थ्रू एक्स एक्सिस, सो एक्स एक्सिस एक्ट्स एज अ मिरर, राइट। एक रे आ रही है, रे ऑफ लाइट, वो ऐसे फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। देन वी आर गिवन ये पॉइंट है ए, इसको मान लेते हैं एच कॉमा जीरो बिकॉज इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल टू जीरो, तो इसका नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल विल बी x इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू h होगी नॉर्मल की इक्वेशन। इसको ठीक है x इक्वल टू h ले लेते हैं। देन वी हैव कि एक पॉइंट है यहाँ पे कहीं p 2,3, एक पॉइंट है यहाँ पे कहीं q 5,4। ऑब्वियसली यूजिंग लॉजिक इटसेल्फ, लॉजिक और प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री, की जो h होगा दैट विल लाई बिटवीन 2 and 5, बहुत ऑब्वियस था, राइट। वी आर ऑल्सो देन टोल्ड, ये तो हमने पहली जो इंफॉर्मेशन है इसको यूज कर लिया। देन r is the point that divides the line segment AQ internally in the ratio 2:1, तो r यहाँ पे कहीं होगा, ये डिवाइड कर रहे हैं 2:1 में, तो r के कोऑर्डिनेट्स यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हैं बहुत इजीली। 2 into 5 10 प्लस 1 into h अपॉन 2 प्लस 1 3, y कोऑर्डिनेट होगा 2 into 4 8 प्लस 1 into 0 0 by 3, ये हो गया r। अब ये नेक्स्ट क्या कहते हैं, the coordinates of foot of perpendicular m from r on the bisector of angle PAQ। देखो PAQ जो पूरा एंगल होगा उसके एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है। अब फ्रॉम 10th क्लास फिजिक्स वी नो कि जो नॉर्मल होता है उसके अबाउट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकलता है एंड दे आर बोथ इक्वल। ये प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन है, राइट, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन लगा लो फ्रॉम क्लास 10th। उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे तुम बोल सकते हो कि यू कैन से कि जो ये नॉर्मल है दिस विल इटसेल्फ बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल PAQ बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो उसको अगर बाइसेक्ट करना दैट इज बाइसेक्टेड बाय द नॉर्मल, राइट। सो दैट मींस जो हम r से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ PAQ दैट इज नथिंग बट perpendicular dropped on this line itself, the normal itself, and since the normal is parallel to the y-axis, तो जो perpendicular drop करेंगे this perpendicular is going to be parallel to the x-axis, और इसका मतलब कि m का जो y कोऑर्डिनेट होगा और r का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा। m का y कोऑर्डिनेट will be nothing but 8/3 और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो आएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से, वो होगा h, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x इक्वल टू h। तो m के कोऑर्डिनेट्स आगे h, 8/3 और m के कोऑर्डिनेट्स आर सपोज टू बी अल्फा, बीटा, सो वी नो दैट अल्फा इक्वल टू h, बीटा इक्वल टू 8/3। तो हमें बस h फाइंड करना है एंड देयर एंड देन द क्वेश्चन विल बी डन। अब h कैसे फाइंड किया जाए, तो h फाइंड करने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ p इन दिस लाइन, या तो p का ले लो या q का ले लो उधर उस साइड। चलो Q का लेते हैं, काम करते हैं Q का लेते हैं ऑन दिस लाइन, राइट। तो Q से अगर मैं यहां तक आऊं, कितना डिस्टेंस है ये है 5 माइनस h, राइट। दिस डिस्टेंस इज 5 माइनस h, इतना ही मुझे पीछे जाना पड़ेगा, ये डिस्टेंस भी होगा 5 माइनस h, ठीक है। एंड दैट मीन्स the coordinates of image of q, let's call the image of q by q prime या q1, जो भी बोलना है इसको नाम देना दे दो। तो देखो इसका y कोऑर्डिनेट अगेन यूजिंग द फैक्ट कि बेसिकली हाइट
ऑब्जेक्ट इज सेम एज हाइट ऑफ इमेज, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि हाइट तो सेम रहेगी, ठीक है। तो हाइट सेम रहेगी तो इसलिए y कोऑर्डिनेट विल बी द सेम फॉर x कोऑर्डिनेट। क्या होगा x कोऑर्डिनेट, देखो मुझे h से 5 माइनस h पीछे जाना है, तो बेसिकली मुझे h से 5 माइनस h पीछे जाना है। h में आई विल सब्ट्रैक्ट 5 माइनस h, सो आई विल गेट 2h माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2h माइनस 5, मैं पीछे आ गया। एक ये जो ये पॉइंट था, ए पॉइंट, मतलब ये लाइन थी नॉर्मल, उससे मैं 5 माइनस एच यूनिट्स पीछे आ गया। 5 माइनस एच तो ये था, और फर्दर 5 माइनस एच पीछे आ गया। तो इसको भी ये भी सोच सकते हो कि 10 माइनस 2h में पीछे आया 5 से, तो 5 में से 10 माइनस 2h चला गया, विच विल बी 2h माइनस 5, तो ये क्यू प्राइम बन गया, ठीक है। नाउ आई नो कि क्यू प्राइम पी और ए आर कोलिनियर, दैट मीन्स कि स्लोप ऑफ ए क्यू प्राइम इक्वल टू स्लोप ऑफ ए पी। बस अभी यूज कर लेते हैं। तो पहले तो ए क्यू प्राइम का स्लोप निकालते हैं, वो होगा 4 माइनस 0 अपॉन 2h माइनस 5 माइनस h। स्लोप ऑफ ए पी अब निकालते हैं, 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस h। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 माइनस 2h इक्वल टू 3 टाइम्स h माइनस 5। तो इधर से आएगा 8 माइनस 2h इक्वल टू 3h माइनस 15, ठीक है। इधर से आएगा 23 इक्वल टू सॉरी 4h होगा ना, 8 माइनस 4h होगा, सॉरी 8 माइनस 4h होगा। ये मल्टीप्लाई जब करोगे, एक बार दोबारा पूरा ही कर देता हूँ मैं। सो देखो 4 इंटू 2 माइनस h इक्वल टू 3 इंटू h माइनस 5, मतलब 8 minus 4h equal to 3h minus 15, which will be nothing but 23 equal to 7h, h equal to 23 by 7, मतलब alpha equal to 23 by 7। तो अब बस क्वेश्चन ये 14 अल्फा प्लस 9 बीटा, 14 इंटू 23 by 7 प्लस 9 इंटू 8 by 3, और आंसर आ जाएगा तुम्हारा 70। तो ये क्वेश्चन था बेसिकली, राइट। बस ज्योमेट्री यूज करना था, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर जो तुमने 10th तक पढ़ा हुआ, बस वही यूज किया और बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो दैट वाज इट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द सम ऑफ वेक्टर्स, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप आई बिलीव 11th की शुरुआत में भी कर सकते थे, कुछ हार्ड था ही नहीं इसमें। सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी लैम्डा प्लस 2 6 माइनस 2, इसका प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इनका डॉट अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, विच विल बी दिस, इज 1। लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स स्क्वायर रूट लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36, 36 और 2 स्क्वायर कितना होगा, 2 स्क्वायर होगा 440, ठीक है। तो लैम्डा प्लस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40, इधर ले आओ बस, लैम्डा प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 40। तो कर लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 लैम्डा प्लस 8 इंटू इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा लैम्डा प्लस 6 माइनस लैम्डा प्लस 2, तो वो होगा 4, तो ये आएगा 10, लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स 5, लैम्डा इक्वल्स 1, आंसर 1। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कुछ था ही नहीं डिफिकल्टी, बहुत इजीली हो सकता था क्वेश्चन सॉल्व। इस बिल्कुल 11th का बेसिक प्रोजेक्शन की लेंथ निकालनी थी, तो आराम से कर सकते हैं। 11th फिजिक्स में आपने पढ़ लिया होगा इतना तो। ओके, C इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B, और C का डॉट कुछ कुछ गिवन है, तो C अगर A और B के दोनों परपेंडिकुलर, दैट मींस C इज ऑफ दिस फॉर्म, लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B,
वैसे तो इसकी जरूरत थी नहीं फिर, आई मीन इससे तुम सी को, ये जो लैम्डा है, डिटरमिन कर सकते थे इसमें वैल्यू डाल के। सी को लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी डालते और ए क्रॉस बी पहले कंप्यूट करते, या जैसे भी स्केलर प्रोडक्ट कंप्यूट करके इधर भी लैम्डा निकालते यहाँ से। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ, ऑल्दो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सी डॉट आई प्लस जे प्लस 3k इक्वल्स 8। तो वैल्यूज डाल देते हैं। अब सी देखो है लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, तो मैं बोल सकता हूँ लैम्डा ए क्रॉस बी का डॉट विथ आई प्लस जे प्लस 3k इज 8। तो वैल्यू डाल देते ना बस, अब ए की, बी की और ये थर्ड वेक्टर की, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट बन गया, आप तो उसको हम डिटर्मिनेंट से इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। 1 1 माइनस 1 1 2 1 और सी आ जाएगा, और ये तीसरा आएगा 1 1 3। तो लैम्डा इंटू 1 6 माइनस 1 5 माइनस 1 3 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स 8। लैम्डा 5 माइनस 2 प्लस 1, सो लैम्डा आएगा 2। ठीक है, सी की वैल्यू मिल गई तुमको, सी आ गया 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। ठीक है, अब आगे तुम चाहे ए क्रॉस बी को खुद से कंप्यूट करते हैं, पहले भी कंप्यूट कर सकते हैं ए क्रॉस बी को, और फिर निकालते डॉट जो भी करना था, एंड देन यू वुड हैव पुट दिस वैल्यू ओवर हियर एंड गॉट द आंसर। हाउएवर इतना सब करने की जरूरत थी ही नहीं, ये सारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नॉट रिक्वायर्ड था, रिडंडेंट। रिडंडेंट था सारा, स्टेप्स यहीं से क्लियर हो जाता। देखो सी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, दैट मींस सी इज पैरेलल टू देयर क्रॉस प्रोडक्ट, सी इज लैम्डा टाइम्स देयर क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका क्रॉस लोगे तुम उनके क्रॉस से, क्रॉस ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0, सो आंसर 0, मैग्नीट्यूड भी 0 होगा उसका। बिल्कुल मतलब ओरल क्वेश्चन, अगेन क्लास 11 में जिसने वेक्टर्स पढ़ा हुआ फिजिक्स में वो भी कर देता है, क्वेश्चन इतना सिंपल था। ये सिंपल वेक्टर इक्वेशन का क्वेश्चन ऑल्दो दो तरह से हो सकता था, मैं पहले वो मेथड बताऊंगा जिससे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो हो जाता, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड टू डू दैट, टू यूज दैट मेथड इन वेक्टर इक्वेशंस एवर। आई मीन पहला आइडिया वो नहीं आना चाहिए, पहला आइडिया शुड ऑलवेज बी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो आई टेल द नॉन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मेथड फर्स्ट। ये इक्वेशन गिवन है, तो इसको लेफ्ट साइड पे ले आए। अब यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये लिख दिया, दैट मीन्स r minus b is parallel to a, that means r minus b is lambda times a, that means r is b plus lambda a। अब बस हमें लैम्डा की वैल्यू अगर हम निकालें तो सब कुछ हो जाएगा, हमारा सारा काम डन है। ठीक है, बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, वो कहाँ से मिलेगी, r डॉट सी को 0 पुट करके, वो कर देते हैं। 0 इक्वल टू बी डॉट सी प्लस लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी। ठीक है, और इससे लैम्डा क्या आएगा, माइनस का बी डॉट सी अपॉन ए डॉट सी। ठीक है, और इससे मैं फर्दर क्या बोल सकता हूँ, अब मुझे आर डॉट ए बताना था, तो आर डॉट ए की वैल्यू क्या आएगी, बी डॉट ए प्लस लैम्डा टाइम्स मॉड ए स्क्वायर, विच इज नथिंग बट बी डॉट ए माइनस बी डॉट सी अपॉन ए डॉट सी मॉड ए स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये तो था बिना वेक्टर इक्वेशंस, मतलब बिना वेक्टर प्रोडक्ट यूज किए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वर्क कर गया, स्टिल आई वुड रिकमेंड नेवर टू ट्राई टू यूज सच एन अप्रोच इन द फर्स्ट गो। फर्स्ट गो में हमेशा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ही यूज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। whenever faced with a question on vector equations, the first idea that should come to your mind is vector triple product, and that is why
getting a firm hold on that topic is very essential for being good at vector equations and also vectors in general. तो मैं वेक्टर इक्वेशंस वेक्टर टेबल प्रोडक्ट से भी करके दिखाता हूँ. रिजल्ट तो ये यही आने वाला है आर डॉट ए की वैल्यू, बट उस तरीके से मैं करके दिखा देता हूँ एक बार. ये हो गया एक अप्रोच. ठीक है, अब दूसरा अप्रोच देखो. आर क्रॉस ए हैज बीन गिवन टू बी इक्वल टू बी क्रॉस ए. अब देखो क्योंकि वीटीपी लेना है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ए बी और सी, इन तीन में से किसी वीटीपी ले सकते हो. ठीक है, तो किस किस से वीटीपी लेना डज नॉट मेक सेंस. पहले तो वो देखना है किससे लेना बेनिफिशियल रहेगा, वो देखते हैं. ए से अगर लेते हो, लेफ्ट हैंड साइड को देखना, राइट हैंड साइड को मत देखना. राइट हैंड साइड में सब कुछ नो नहीं है अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड में इशू आएगा. प्री क्रॉस पहले देखते हैं. ए से अगर प्री क्रॉस लोगे तुम तो एक टर्म आएगी आर डॉट ए की, वो तो हमें निकालना है, वो हमें पता ही नहीं कैसे निकालेंगे. ठीक है, नहीं निकाल सकते, इसका मतलब उसको अगर बी से लेते हैं आर डॉट बी आ जाएगा, वो भी हमें नहीं पता, बट आर डॉट सी पता है. तो सी से प्री क्रॉस लेना मेक सेंस, क्योंकि एक वेक्टर देखो जो इसका आउटपुट आएगा अगर प्री क्रॉस लोगे आर और ए के रिस्पेक्ट में आएगा, मतलब आर और ए का लीनियर कॉम्बिनेशन. तो जो आर का कोएफिशिएंट होगा वो तो ऑब्वियसली उसमें आर नहीं होगा कोएफिशिएंट में, तो वो कोएफिशिएंट हम डिटरमिन कर सकते हैं. लेकिन जो ए का कोएफिशिएंट होगा उसमें आर डॉट समथिंग आएगा, वो आर डॉट सी आना चाहिए, तभी इट मेक्स सेंस, राइट. तभी हम इस फैक्ट को यूज कर पाए ना आर डॉट सी की वैल्यू को. तो उसके लिए द ओनली लॉजिकल सेंस दैट it makes to me is C से pre cross ले लो. So let's do it. C dot A times R minus C dot R times A. ठीक है, सेम राइट साइड पे चलेगा. C dot A times B minus C dot B times A. अब R डॉट सी तो जीरो है, तो C डॉट आर भी जीरो होगा, तो ये जीरो हो गया. तो R की वैल्यू सिंपली आ गई, C डॉट ए से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, B माइनस C डॉट बी अपॉन C डॉट ए टाइम्स ए. और R डॉट ए की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी A डॉट बी माइनस C डॉट बी अपॉन C डॉट ए मॉड ए स्क्वायर. ये देखो यहाँ से भी सेम आ गई. इनफैक्ट कम स्टेप्स लगे इसमें, तो इफ यू थिंक अबाउट इट इसमें कम स्टेप्स लगे. बीटीपी काफी इजी कर देता है चीजों को. बस अब आंसर निकाल लेते हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं. बी डॉट ए निकालना है, सी डॉट ए, सी डॉट बी और ए मॉड ए स्क्वायर निकाल लेते हैं. ए डॉट बी क्या होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 मॉड ए स्क्वायर क्या होगा 6. सी डॉट बी क्या होगा, सी डॉट बी होगा 1 प्लस 1 2. सी डॉट ए क्या होगा वो भी देख लेते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2. सो आर डॉट ए की वैल्यू सिंपली आ गई ए डॉट बी माइनस 1 माइनस सी डॉट बी है 2 upon C dot A minus 2 mod A square which is 6 minus 1 plus 6 which is 5. So the answer is 5. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत आराम से हो गया क्वेश्चन. वीटीपी यूज करो चाहे उसके बिना, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट की वेक्टर इक्वेशंस मतलब वीटीपी. पहला आइडिया वही आना चाहिए, अगर उससे ना हो तब कुछ और सोचो. फाइनली लास्ट क्वेश्चन. दो वेक्टर्स हैं, उनको अगर मैं पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स मान लूं तो उनसे जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया इज गिवन टू बी 9 स्क्वायर यूनिट्स. तो पैरेललोग्राम का एरिया विद ए एंड बी एज इट्स एडजेसेंट साइड्स इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. तो इनका क्रॉस निकालते हैं पहले. तो 1 अल्फा 2 2 माइनस अल्फा 1. ठीक है, इधर से क्या आएगा अपने पास, आई के साथ आएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस जे के साथ आएगा अपने पास 1 माइनस 4.
प्लस के के साथ आएगा माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा, 3 अल्फा 3 माइनस 3 अल्फा। ये तो हुआ ए क्रॉस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? इसका मैग्नीट्यूड आएगा 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, और वो हमें गिवन है 9 के बराबर। ठीक है, क्योंकि यही तो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, 9 टाइम्स 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 81, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 9, 2 अल्फा स्क्वायर 8, अल्फा स्क्वायर 4, अल्फा आएगा प्लस या माइनस 2। ठीक है, तो अब इसने पूछा हमसे ए डॉट बी की वैल्यू। तो ठीक है, ए डॉट बी अगर निकालना है तो वो भी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी क्या आएगा अपने पास? वो होगा 2 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, विच इज नथिंग बट 4 माइनस अल्फा स्क्वायर विच इज 0। डन, आंसर। अगेन बेसिक था, बिल्कुल 11th लेवल क्वेश्चन था ये। 11th वेक्टर्स में आप लोग ने किया होगा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स एज गिवन अस 2 वेक्टर्स ए एंड बी। तो उससे आप आराम से कर सकते थे, क्वेश्चंस में कुछ था ही नहीं लिटरली, मतलब नॉट इवन 30 सेकेंड्स। चलो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में टाइम लगता है, थोड़ी कैलकुलेशन, तो स्टिल 30 या 40 एट बेस्ट, 40 सेकेंड्स क्वेश्चन। ना कैलकुलेशन गलत हो सकती थी इसमें, फ्री के पॉइंट्स थे। ठीक है, सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, दिस कुड हैव बीन डन वेरी वेरी क्विकली एंड वेरी वेरी इजीली। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पेपर, एंड इसको प्लीज भी अटेम्प्ट करिए और ढंग से देखिए कि कहाँ आपकी कमी रही, एंड सी व्हाट यू कैन इम्प्रूव। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो आपको नहीं आता था, रिवाइज दैट। और अगर आपको लगा पेपर देखकर, सोल्यूशन देखकर कि आपको सब आता था, you knew all these concepts, still you were not able to perform well, that means somewhere you have not practiced enough, so that means you have to practice more. ठीक है, so if concepts are not well, पहले पढ़ो समझो रिवाइज करो, then practice questions to verify whether you have understood or not, and if you know the concepts and still were not able to secure good marks, then you obviously need more practice, so work on it. So that's it from my side. Thank you for your time. Bye bye. Hi students, welcome to the discussion of Major Test 1, which was held on 6th of October at all the centers of actuation. I will be discussing the chemistry portion of the mains paper. The syllabus for the paper was coordination chemistry, polymers, and P block and metallurgy. So it was mostly inorganic chemistry. The questions were pretty straightforward, but in straightforward question you have to be very attentive that you do not read the question incorrectly. So you have to read the question properly, and I think if you have studied the thoroughly P block and all the other chapters, then I think you would be able to score really good in this paper. So let us start with the discussion. I'm taking the first question now. Okay, so this is the question: which oxo acid of phosphorus has the lowest number of oxygen atoms present in its chemical formula? So you just have to know the chemical formula of all these compounds, and it would be really straightforward for you. So there are a few tricks also to remember the formulas. Like pyro means removal of water, so phosphorus acid is H3PO3. Okay, so you take 2 molecules of H3PO3 and remove 1 water molecule, you'll get pyrophosphorus acid. Okay, so pyrophosphorus would be, if I take 2 molecules of H3PO3 and double the number, so you have H6P2O6. Just remove 1 water from the molecular formula, you will get H4, P2 and O5. Okay, this will be the formula for pyrophosphorus. Hypophosphoric, there is nothing called hypophosphoric acid. So this formula, there is no formula for hypophosphoric acid. Then there is something called phosphoric acid, that is true. Phosphoric acid is H3PO4. Okay, and there's something called phosphenic acid. Phosphenic acid is hypophosphorus acid, hypophosphorus. So it is H3PO2. See, how am I getting all these formulas? मेरे को कुछ terms
ध्यान है। जैसे अभी मैंने बोला पायरो, पायरो मीन्स रिमूव वाटर, okay? Then there are few terms like hypo, okay? Hypo means lowest oxidation state. Then there is something called us and ik जो suffixes में आता है। तो अस मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और इक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3 और +5 तक होती है। तो व्हेन यू से ऑर्थो phosphoric acid, ortho, so there's another word which is called ortho, which is used generally for higher oxidation state, sometimes for lower oxidation state also। जैसे H3PO4 को हम ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, बट वी कैन ऑल्सो से इट फॉस्फोरिक एसिड। सिमिलरली +3 वाले को हम फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड, which is H3PO3, also known as orthophosphorus acid, okay? So ortho और अस का यूज ऐसे करते हैं। +1 वाले एसिड का नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस। तो हाइपोफॉस्फोरस इज H3PO2, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें +1, ओके? एक्चुअली में इसी का दूसरा नाम है, विच इज द कॉमन नेम ऑफ द सेम एसिड इज फॉस्फेनिक एसिड, ओके? तो वो जो हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है that is phosphenic acid. So the lowest number of oxygen atoms are present in phosphenic acid. ठीक है, this is your answer. Moving on to the next question. Okay, so the reaction of an inorganic sulfide X with dilute H2SO4 generates compound Y. Reaction of Y with chlorine gives Z. So Y and Z are. So if you look at the option, we are looking for something sulfur containing and chlorine containing because it is reaction with chlorine. So पहले तो हमें inorganic sulfite पता होना चाहिए. First you should know the formula for sulfite. Sulfite is SO3 2-. ठीक है, sulfite is SO3 2-. This is sulfite. So you can just take any inorganic sulfite, let us say Na2SO3. Na2SO3 को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? इसमें बनेगा Na2SO4 बनेगा, ठीक है। साथ में यू विल गेट वाटर एंड ऑल्सो यू विल गेट SO2 गैस, ठीक है। सो SO2 गैस will be one of the products of the reaction, okay? This is your Y. This is the Y that they are talking about. Now Y reacts with chlorine gas. Y is SO2. It reacts with chlorine gas to give you what? तो SO2 और क्लोरीन गैस की रिएक्शन से हमें मिलता है SO2Cl2. दिस इज नोन एज सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। So SO2Cl2 and SO2, pretty straightforward question. You should just know the reaction. P block में chemical reactions, whichever chemical reactions are given, वो सब की सब हमें word मतलब याद होनी चाहिए अच्छे से। So उसके लिए तो यही ट्रिक है, देखो, you have to divide it into portions and then read all the reaction and write down all the reaction multiple times, then you will remember the reactions, ठीक है। There is no मतलब ट्रिक टू दिस, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कैसे याद होता है उसको, ओके। सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स इन ग्रुप 16। इसमें आई डोंट थिंक हमें याद करने की जरूरत है, दिस इज वेरी लॉजिकल। एसिडिक स्ट्रेंथ मीन्स अगर हम इन सबको देखते हैं तो दे आर ऑल अरीनियस एसिड और ब्रॉन्स्टेड एसिड, प्रोटॉन डोनर्स हैं ये, तो जो जितना इजीली प्रोटॉन डोनेट कर पाएगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। सो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द हाइड्राइड्स, ये बेंड शेप होता है। सो ये बॉन्ड हमें तोड़ना है, ठीक है ना, ये बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा उतना अच्छा एसिड होगा, ओके। सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वाटर। नाउ इफ इट इज H2TE, द bond length will be longest, ठीक है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस कि बॉन्ड लेंथ अगर लॉन्गेस्ट है तो उस बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान होगा, क्योंकि दोज एटम्स विल बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इसीलिए उस बॉन्ड को तोड़ना काफी आसान होगा।
बॉन्ड लेंथ लॉन्गेस्ट है H2TE में, तो बॉन्ड तोड़ना इसका सबसे आसान है, और अगर इसका सबसे आसान है बॉन्ड तोड़ना तो प्रोटॉन इजीली यही डोनेट करेगा, एंड दैट इज व्हाई द एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर विल बी दिस, वाटर लोएस्ट एंड H2TE हाईएस्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Chlorine on reaction with cold and dilute NaOH. So बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है ये. क्लोरीन और NaOH का रिएक्शन हमें पता होना चाहिए. द प्रोडक्ट्स आर NaCl, NaOCl and water. ओके, सो ये है हमारी रिएक्शन. NaCl and NaOCl are the products. That means NaOCl as in OCl minus will be one of the products and NaCl will be the other product. Okay, so B option is the correct answer. Moving on to the next question. So this question is from metallurgy. There are two statements given and correct incorrect बताना है हमको. According to Ellingham diagram, any metal oxide with higher delta G naught is less stable than the one with lower delta G naught. So let us see first कि Ellingham diagram क्या होता है. So Ellingham diagram is a graph which is plotted between delta G and temperature. ठीक है, this is delta G for the formation of an oxide. Formation of an oxide. Okay, तो I am taking let us say M metal. M metal ले लिया मैंने. तो M metal के लिए अगर मैं formation की reaction लिखूं, let us say कि उसकी valency है 2 positive. So the oxide will have formula M. Okay, इस reaction का जो delta G है उसका graph versus with temperature, that is Ellingham diagram. Okay, now how does this graph look like? कुछ ऐसा graph देखने को मिलता है हमें यहाँ पे. यहाँ पर ऊपर काफी ऊपर जाकर कहीं पॉजिटिव डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 आता है, नीचे सारी नेगेटिव वैल्यू. तो पॉजिटिव के ऊपर एज इन 0 या उसके बाद इट डज नॉट मेक इट इज ऑफ लेस यूज टू अस, बिकॉज मेटल ऑक्साइड हमें इस ग्राफ से ये पता चलता है कि हम किसी एक मेटल ऑक्साइड को दूसरे मेटल के साथ रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं. ओके, सो फॉर दैट मेटल ऑक्साइड मस्ट बी स्टेबल. ठीक है, और डेल्टा जी जब तक नेगेटिव नहीं होगा तब तक ये स्टेबल नहीं होगा. राइट, तो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वी अंडरस्टैंड दैट फॉर एनी सिस्टम, फॉर एनी रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, delta G must be negative. Okay, so if the formation of oxide has a negative value of delta G, then the metal oxide will exist in nature, and that is how you can say that कि इस metal oxide से हम metal extract कर सकते हैं. So इसीलिए delta G 0 और उसके बाद की values do not make sense to us, and that is why ये स्टेटमेंट जो है ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम एनी मेटल ऑक्साइड विद द हायर डेल्टा जी नॉट इज लेस स्टेबल. दिस इज आल्सो करेक्ट बिकॉज डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, एज इन जितना ज्यादा कम होगी उसकी वैल्यू, उतना वो मेटल ऑक्साइड क्या होगा, स्टेबल होगा. ओके, so the first statement is correct. Now let us see the second statement. The metal involved in the formation of oxide placed higher in the Ellingham diagram can be reduced by the oxide of a metal placed lower in the diagram. See, if you read the statement carefully, तो ये statement अपने आप ही काफी incorrect समझ में आता है हमें, क्योंकि ये क्या कह रहा है तुमको कि metal involved in the formation of oxide placed higher can be reduced. तो metal cannot be reduced, right? Metal is oxidized. So इसीलिए ये statement वैसे ही incorrect है. और otherwise अगर हमें थोड़ा सा Ellingham diagram को और elaborate करके इसको समझना हो तो how do you understand that? So let us take another metal. Let us take X metal और उसको भी डाइवैलेंट ले लेते हैं just for the sake of simplicity, and उसका जो फॉर्मेशन का रिएक्शन होगा वो ये होगा, और उसके डेल्टा जी को मैंने ले लिया डेल्टा जी 2 ले लिया. फॉर एग्जांपल पहले वाले को डेल्टा जी 1 और इसको डेल्टा जी 2 ले लिया. नाउ देखते हैं ये ग्राफ इसका, लेट अस से इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है. टेक एनी ग्राफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. सी समथिंग लाइक दिस. तो ये ग्राफ ले लिया मैंने फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्सो. नाउ द पॉइंट इज दैट आफ्टर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ग्राफ में, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर दिस द ऑक्साइड ऑफ मेटल which is higher can be
reduced by a metal whose oxide is lower. ठीक है, this is the statement. Now how does it make sense? Okay, so क्या करना है हमें, हम ये बोल रहे हैं कि अगर जैसे let us say this is the graph for what, this is the graph for MO and this is the graph for XO का formation. Now I am saying that कि जो ग्राफ नीचे आ रहा है, ठीक है, जो ग्राफ नीचे है वो मेटल ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है. बेसिकली यू कैन यूज द मेटल विच इज प्लेस्ड लोअर टू रिड्यूस द ऑक्साइड विच इज प्लेस्ड हायर. हाउ डज इट मेक सेंस? तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि M reacts with XO to give you MO and X. ठीक है, सो X को मैंने रिड्यूस कर दिया यूजिंग M ऑक्सीडाइज हो गया. तो अगर मुझे ये रिएक्शन चाहिए तो यूजिंग दीज टू रिएक्शंस आई कैन से दैट द डेल्टा G फॉर दिस रिएक्शन will be what, will be delta G1, ठीक है, delta G1 minus delta G2. now delta G2 obviously इन दोनों रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली रिएक्शन बनेगी ना. now delta G2 is negative, right? delta G1 is also negative. now ये वाला नेगेटिव और ये वाले नेगेटिव को कंबाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड दिस इज नेगेटिव. दैट मीन्स फॉर delta G to be negative, that means spontaneously occurring reaction, the magnitude of delta G1 should be greater than the magnitude of delta G2, है ना. डेल्टा G1 का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा नेगेटिव आएगी. दैट इज व्हाई यू कैन से डेल्टा G1 किसका वैल्यू था, M का वैल्यू था. दैट मीन्स ये M, इसके लिए डेल्टा G1 मोर नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा G2 शुड बी लेस नेगेटिव. सो ये देखो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसका डेल्टा G2 इज लेस नेगेटिव and because this is lower delta G1 is more negative. That is why we can say that इस पॉइंट के बाद इस मेटल का ऑक्साइड, इस मेटल के ऑक्साइड को हम M को यूज करके क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. दिस इज द रियल अंडरस्टैंडिंग जो तुम्हें इस इनकम डायग्राम से समझना है. ओके, बिफोर दिस पॉइंट क्या होगा, बिफोर दिस पॉइंट यू कैन से दैट कि जो M है, MO जो होगा उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग X एज अ. So this diagram, this graph basically gives you an idea कि what reactions are possible, I mean which reductions are possible and which are not possible. But there's a drawback also to the to this concept that it does not tell you about the speed of the reaction. कितना fast, कितना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, that they can tell you, but they cannot tell you कि कितना easily या फिर कितना fast हो सकता है, which is also obviously important. अगर हम industrial level पे बात कर रहे हैं तो practical level पे बात करें तो that is also important. Okay, now moving on to the next question. This question is from polymers. Which of the following is a polyamide of caproic acid and glycine? We have to know the formulas for caproic acid and glycine. So caproic acid is this. There are 6 carbon atoms, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Caproic acid. ठीक है, this is your caproic acid. And glycine is NH2, CH2, C double bond O and OH. This is glycine. So इन दोनों का कोपॉलीमर होता है nylon 2, nylon 6. There is a trick to remember this also again. It's not a trick, it is actually a logic behind it. Nylon 2, nylon 6 means जो एक मॉलिक्यूल है उसमें 2 कार्बन एटम है C and the other molecule has 6 carbon atoms. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So nylon 2, nylon 6 is the polyamide of caproic acid. Okay, if you react this, दोनों को react करेंगे हम तो हमें amide मिलेगा, amide linkage मिलेगा. That is why it is known as the polyamide. इसको further आगे react कर सकते हैं with another अपना acid and glycine, तो वो polymer का पूरा chain बन जाएगा
That is why the answer is nylon 2, nylon 6, caprylic acid and glycine. Okay, moving on to the next question. Novolac. Novolac is a polymer of, there's a bit of correction here also, phenol and methanol, 1,3-butadiene and styrene, melamine, formaldehyde and chloroprene. So Novolac is a polymer of what? Novolac is a polymer of phenol and formaldehyde. ठीक है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से हमें ये मोनोमर मिलता है OH, CH2OH and CH2OH. It is the mechanism of the reaction. Of course, we can write the mechanism. So, phenol को react करना है formaldehyde के साथ. It is an electrophilic substitution reaction. ठीक है ना, ये लोन पेयर अपना इधर देगा, ये pi bond shift होगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, pi इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी ऑक्सीजन पे, एंड इवेंचुअली हमें इस टाइप का इंटरमीडिएट मिलेगा OH पॉजिटिव एंड यू हैव CH2O माइनस हियर. ठीक है, इसमें वापस से हम रीअरेंजमेंट कर देंगे बिकॉज ये जो है ये हाइड्रोजन यहाँ पर जो है ये दिस कंपाउंड इज अगेन नॉट एरोमेटिक, तो इसकी एरोमेटिसिटी रिटेन करने के लिए टू कन्वर्ट इट इनटू दिस कंपाउंड. सो ये है अपना मोनोमर OH एंड CH2OH. ओके, ये रिएक्शन दो बार करेंगे, इस ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे, एंड दैट इज हाउ यू गेट दिस कंपाउंड. एंड Novolac इज अ पॉलीमर ऑफ दिस कंपाउंड. दैट इज व्हाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फिनॉल एंड मेथनॉल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is used as substitute of wool? Again, NCERT की एक लाइन, even applications of polymers are very important. So wool का substitute, sorry, not yes, wool का substitute होता है polyacrylonitrile. There are something called Orlon fibers. ठीक है, वो इसी का modification होता है, तो polyacrylonitrile. ठीक है, that is the substitute for wool. I can tell you the formula for polyacrylonitrile. Acrylonitrile is this CH2 double bond CH single bond CN. इसका पॉलीमर होता है polyacrylonitrile. So the polymer is CH2 CHCN. Okay, this is the formula for polyacrylonitrile. Moving on to the next question. The correct order of energy of absorption for the following metal complexes. This is a question from coordination chemistry. तो हमें energy of absorption बताना है. तो energy of absorption will depend upon the difference between the T2G and EG levels. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G लेवल में प्रेजेंट होगा, ये अपना T2G लेवल है, ये EG लेवल है, and it can absorb some energy and go to the higher level which is EG level. So more is the difference between these two levels, more will be the energy of absorption, and the difference in energies is given as crystal field stabilization energy. Okay, तो जिस केस में CFSE ज्यादा होगा उस केस में energy of absorption will be higher. Now how do you know that the CFSE is more? CFSE depends upon mainly the ligand strength, also oxidation state of the metal, and also कौन सी series में वो metal exist कर रहा है. ठीक है, तो इस केस में अगर हम A, B और C देखते हैं, the metal is same, the oxidation state is also same. इन तीनों में निकल की oxidation state अगर हम देखते हैं तो +2 आ रही है. ठीक है, यहाँ पर भी निकल देखो +2 आएगा. एक ऑक्सिलेट पे चार्ज होता है -2, तो -2 into 3 आ गया 6, एंड 6 - 4 आ जाएगा 2, तो दैट मींस दिस इज +2. En पे चार्ज होता है 0, तो दैट मींस निकल का ये जो +2 चार्ज है वो किसका चार्ज है? निकल का चार्ज है. अगेन फ्लोरीन पे चार्ज होता है -1, -1 into 6 आ जाएगा अपना -6, एंड -6 उधर जाएगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, एंड 6 - 4 is 2 अगेन. सो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी कितनी है? +2. तो हर जगह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. सो दो फैक्टर्स हमने इसमें एलिमिनेट कर दिए. मेटल सेम है, मेटल की ऑक्सीडेशन सेम है. द ओनली थिंग डिफरेंट इज द लिगैंड. सो अब हमें पता होना चाहिए कि कौन से लिगैंड की स्ट्रेंथ हाईएस्ट होती है. यू जस्ट हैव टू नो दैट. सो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें समझ में आता है कि इथाइलिन डायमाइन, इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड इथाइलिन डायमाइन है, फिर ऑक्सिलेट है, एंड देन लास्ट में आता है फ्लोराइड आयन. सो अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट होगा कंपाउंड बी में और लोएस्ट होगा कंपाउंड सी में. सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू मैच विद द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
the crystal field stabilization energy and magnetic moment of an octahedral aqua complex of the metal ion. See, you have to read the question properly. That is the only thing that you can do when you are solving questions from inorganic chemistry. ठीक है, अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो डेफिनेटली हम सही आंसर पे पहुंच जाएंगे, अगर हमें वो फैक्ट पता है तो। दिस इज नॉट एक्चुअली फैक्ट बेस्ड, इसमें तो इजीली हम फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, हमें एक ऑक्टाहेड्रल एक्वा कॉम्प्लेक्स चाहिए, एक्वा मींस वाटर एज अ लिगैंड चाहिए, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेटल सो दैट उसका जो अपना CFSE की वैल्यू है -1.2 डेल्टा ओ आनी चाहिए और मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 आना चाहिए। तो यू कैन वर्क विद एनी ऑफ दीज टू। पहले लेट अस टेक 3.87। अगर मान लो मुझे 3.87 मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ n into n+2। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पर 3.87 चाहिए तो आई कैन, मुझे कुछ इसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आई कैन जस्ट टेक अ फ्यू वैल्यूज। लेट अस टेक जैसे n की वैल्यू, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर मैं 2 ले लूं तो क्या आ जाएगा, ये रूट में √8 आ जाएगा, 2 into 2+2 √8 आ जाएगा। √8 is around 2.87 something, so that means 2 is incorrect, so I can take 3। जैसे ही मैं 3 लेती हूँ तो I think I'll get the right answer। 3 into 5 which is 15, तो √15, तो √15 is very close to √16, so which is 4। okay, so that is why ये 3.87 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए मेरे कंपाउंड में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी 3। तो आई थिंक पहले वही चेक कर लेते हैं। जैसे वेनेडियम 3 पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं, वेनेडियम इज 4s2 3d3, वेनेडियम इज 23, तो 4s2 3d3। वेनेडियम 3 पॉजिटिव अगर हम करेंगे तो 4s0 3d2 आएगा, तो 3d2 में देयर विल बी ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ओके, ऐसे ही कोबाल्ट का भी चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट इज 27, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव अगर हम करते हैं तो इट विल बी 4s0 3d7। ओके, ना हाँ, इसमें हमें जरूर फिल करके देखना पड़ेगा। अगर मैं कोबाल्ट का एक्वा कॉम्प्लेक्स बना लूं H2O6 एंड 2 पॉजिटिव, ठीक है, तो अगर एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड में पेयरिंग एनर्जी इज हायर, दैट मींस CFSE इज लोअर, तो पेयरिंग एनर्जी इज हायर, दैट इज वाई जो मेरे 7 इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम ऐसे फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें, देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कमिंग इन दिस, सो दिस कुड बी द आंसर। बट क्या इसमें 1.2 डेल्टा ओ भी है, वो भी चेक करना पड़ेगा, तो वो चेक कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पर जो नीचे डिफरेंस होता है दिस इज -0.4 डेल्टा ओ, एंड ये ऊपर वाला डिफरेंस होता है +0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। CFSE फॉर दिस इज फॉर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, है ना। सो CFSE वुड बी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 5 into -0.4 प्लस 2 into +0.6, ठीक है, डेल्टा ओ। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और ये आ जाएगा 1.2। दिस इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू -1.2, तो दैट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं है। नाउ यू हैव टू लुक फॉर अनदर ऑप्शन। चेक कर लेते हैं क्रोमियम 3 पॉजिटिव के लिए, सॉरी क्रोमियम 2 पॉजिटिव के लिए। क्रोमियम 2 पॉजिटिव विल बी 4s0 and chromium is 4s1 3d5, 4s1 3d5, तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव विल बी 4s0 3d4। इसमें भी अगर हम वीक फील्ड लिगैंड आते हैं, सी सारी चीजें हमें, मैं अभी एक्सप्लेनेशन में ईच एंड एवरी ऑप्शन आई एम एक्सप्लेनिंग, बट इन द एग्जाम तुमको इतना डिटेल में नहीं करना है। यू शुड बी वेरी क्विक इन आंसरिंग दिस। जैसे इसको देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बिकॉज 3 पॉजिटिव है, तो हर चीज लिख के नहीं देखनी है। दिस इज मी एक्सप्लेनिंग यू, ओके, हैव टू बी क्विक। सो जैसे इसमें है क्रोमियम 2 पॉजिटिव, देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज 3d4 है वो, 3d4 में देयर विल नॉट बी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो बचा ऑप्शन डी ही है, तो डी करेक्ट आंसर है। बट वी कैन जस्ट स्टिल चेक Mn4 पॉजिटिव। Mn4 पॉजिटिव अगर हम फिल करते हैं तो इट विल बी 4s0 3d3, Mn is 4s2 3d5, 4s2 3d5, तो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो 4s0 3d3 हो जाएगा। 3d3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, T2G में आएंगे।
ठीक है, तो फिलिंग विल बी लाइक दिस। तो अगर T2G में आएंगे तो अगर मैं CFSE कैलकुलेट करूं तो CFSE विल बी 3 into -0.4, this is -1.2 delta O. That means this is your correct answer. Okay, moving on to the next question. The hybridization and magnetic nature of vanadium H2O whole 6 3 positive and MnCN whole 6 3 negative. यहाँ पर 3 negative होना चाहिए. Okay, so you just have to solve this. मैग्नेटिक नेचर बताना है हमें, सॉरी मैग्नेटिक नेचर हमें मैंगनीज वाले कंपाउंड का बताना है, हाइब्रिडाइजेशन हमें बताना है वेनेडियम H2O होल 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। सो वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या होगी, वेनेडियम 3 पॉजिटिव है, ये वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, सो वेनेडियम 3 पॉजिटिव, वेनेडियम इज 23 इज 4s2 3d3, तो अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगी तो 4s0 3d2 आ जाएगा। 4s0 3d2 में अगर हम फिलिंग करते हैं तो 3d2 ऐसे भरा जाएगा, ठीक है ना। और मुझे कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए, 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p, तो d2sp3 विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, d2sp3। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, ए और बी। अब MnCN होल 6 3 माइनस के लिए मैग्नेटिक नेचर निकाल लेते हैं, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी हमें। तो साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 इंटू 6 हो जाएगा -6 को उधर ट्रांसफर करोगे तो +6 -3 इज द चार्ज, तो +6 -3 विल बी +3, ठीक है। देयर इज अनदर वे आउट विच इज अ बिट डिटेल्ड, वो भी बता देती हूँ। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको x ले लेते हैं और बाकियों की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता होनी चाहिए। टोटल चार्ज के बराबर होगा ये सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, तो -1 इंटू 6, दिस इज द ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस विल बी इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +3, ओके। अब मैंगनीज +3 अगर है तो मैंगनीज 3 पॉजिटिव विल बी 4s0, सी मैंगनीज इज व्हाट 4s2 3d5, ओके। सो मैंगनीज 3 पॉजिटिव विल बी 4s0 3d4। 4s0 3d4 को अगर हम भरते हैं, इसमें गलती होने के ना काफी चांसेस है एक्चुअली। इफ यू जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय VBT तब इसमें गलती होने के चांसेस हैं, देखो अदर, क्योंकि VBT ना हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर तुम 3d4 करोगे तो VBT ये कहता है कि पेयरिंग करके यू कैन विकेट द ऑर्बिटल्स और उसमें फिर तुम लिगैंड्स को फिल कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम विद दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कि D4 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है विच इज साइनाइड, हमें इस तरीके से फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर भी रह जाएंगे। अगर हम VBT के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम 4 को ऐसे भर देंगे, विच विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो इसीलिए CFSE ऑलवेज गेट्स यू टू द करेक्ट आंसर। स्पेशली मैग्नेटिक नेचर के लिए हमेशा CFT के थ्रू ही जाना चाहिए। सो द कंपाउंड विल बी पैरामैग्नेटिक नॉट डायमैग्नेटिक, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी बी, ऑप्शन बी, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हमें ये वो वाला कॉम्प्लेक्स देखना है जिस जो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा। सारे कंपाउंड सिस हैं, सो इफ यू रिमेंबर जनरली ऐसा होता है कि जो सिस कंपाउंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, they are optically active, so you have to look for one of the compounds out of all 4 जो cis होने के बाद भी optically inactive है, okay। So let us see the first compound, chromium chlorine का complex है with ethylene diamine। So let me make the structure of the compound, ठीक है। So you have Cr, just a second, sorry, yeah, so you have Cr at the center और मुझे cis बनाना है, तो cis बनाना है, let me use different colors। अगर मुझे cis बनाना है तो मैंने यहाँ पर तो ले लिया क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ, देखो कि जो ब्लैक वाले बॉन्ड्स हैं ये है मेरे एक इथाइलिन डायमाइड, ठीक है। एंड
ब्लू वाले जो बॉन्ड्स हैं वो है मेरे दूसरे इथाइलिन डायमाइड। तो इफ यू कैन विजुअलाइज दिस मॉलिक्यूल इन 3D तो तुम्हें समझ में आएगा कि सिमेट्रिकल नहीं है ये कंपाउंड। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नॉट सिमेट्रिकल, दैट मीन्स दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, लेट अस सी द अदर कंपाउंड नाउ, FeOX होल थ्राइस। ये है अपना, दिस वन वाज cis CrCl2En होल ट्वाइस 4 नेगेटिव। अब मैं यहां पर बना रही हूं FeOX होल थ्राइस 3 नेगेटिव। ओके, चलो ठीक है। सो दे आर ऑल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये हो गया Fe। अब इसमें भी आई यूज डिफरेंट कलर्स। ऑक्सलेट एक तो मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है। दूसरा ऑक्सलेट लेट अस सी ऐसे बन जाएगा, और तीसरा ऑक्सलेट बनेगा ऐसे। Let me use another color for this. Okay. Now I think it is clearly visible. If you can see, ये वाला बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, ये जो जुड़े हुए हैं आपस में, दिस मेक्स द कंपाउंड एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में अगेन यू हैव टू मेक द सिस कंपाउंड, लेकिन इसमें साइक्लिक फॉर्म्स नहीं है। ठीक है, मतलब बाइडेंटेट लिगैंड्स नहीं है। दिस इज द आंसर इफ यू कैन गेस। वैसे तो यू शुड बी वेरी क्विक इन दिस। अगर हम ध्यान से देखते हैं इसके सारे ऑप्शंस, तो सारे ऑप्शंस में से ये हमें क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए था एक्चुअली। क्यों? क्योंकि देखो पहले ऑप्शन में एक बाइडेंटेट लिगैंड है, दूसरे ऑप्शन में भी एक बाइडेंटेट लिगैंड है, तीसरे ऑप्शन में भी एक बाइडेंटेट लिगैंड। व्हेनेवर देयर इज अ बाइडेंटेट लिगैंड इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो सिस फॉर्म्स हैं वो कभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं हो सकते हैं, मेजरली बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। दिस इज एक्चुअली, इसको हमें सिस लिखने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज जस्ट वन आइसोमर, इसमें कोई ट्रांस आइसोमर होता भी नहीं है। मतलब अगर इफ इट इज the same ligand thrice, same bidentate ligand thrice, तो उसमें there's no trans, there's no need to write cis here. If you can see this, ये थर्ड वाला कंपाउंड, इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। ठीक है ना, ये वाला प्लेन, एक दिस प्लेन ऊपर और नीचे आइडेंटिकल ग्रुप्स लगे हुए, which is cyanide and cyanide, so that means this is optically inactive. This is your answer. Okay, next question. Okay, 1 mole of an octahedral metal complex with formula MCl3.2L on reaction with excess of AgNO3 gives 1 mole of AgCl. This is a question from kind of from Werner's theory and थोड़ा सा denticity इसमें पूछ रहा है तुमको लिगैंड की। So how do you solve this question? अगर AgNO3 के साथ 1 मोल AgCl, ये 1 मोल कंपाउंड दे रहा है, that means इस कंपाउंड के फॉर्मूला में एक क्लोरीन ऐसा है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, बिकॉज वी नो दैट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगैंड्स के फॉर्म में आयंस होते हैं वो इजीली वाटर में डिकम्पोज नहीं होते हैं। सो द कॉम्प्लेक्स आयन हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो एक AgNO3 के साथ रिएक्ट, 1 मोल AgNO3 के साथ रिएक्ट करने का मतलब कि इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें 1 of the chlorine out of 3 is outside the coordination sphere. That means 2 chlorines are inside. ठीक है, 2 chlorines are inside and the 2 ligands are inside. तो अगर ये octahedral complex है तो इसका coordination number कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब हमें पता है कि 2 क्लोरीन है तो 2 बॉन्ड बनेंगे, और अगर 2 लिगैंड यहाँ पर ये है तो इसके कितने रिमेनिंग बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। 4 बॉन्ड होने का मतलब कि each L forms 2 bonds. Okay, that means the denticity means the number of coordinate bonds that that a ligand can form at a time, that is known as denticity, and that will be 2. Okay, moving on to the next question.
ओके, सो दिस इज अ मैट्रिक्स मैच. इसमें हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है. एक्चुअली इट शुड नॉट शो जस्ट हाइब्रिडाइजेशन हियर. हाइब्रिडाइजेशन नहीं है इसमें, एक में हाइब्रिडाइजेशन है, बाकी में देयर इज अदर इंफॉर्मेशन. ओके, सो NiCO होल 4, NiCO होल 4, अगर हम ध्यान से ये चारों ऑप्शंस देखते हैं तो NiCO होल 4 मैचेस विद सिनर्जिक बॉन्डिंग. ठीक है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में बैक बॉन्डिंग होती है. सिनर्जिक बॉन्डिंग इज बैक बॉन्डिंग. अगर हमें ये नहीं आए तो वी कैन इवन चेक फॉर ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 में लेट अस ट्राई DsP2. किसकी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है? कार्बोनिल कंपाउंड, निकल कार्बोनिल, निकल टेट्रा कार्बोनिल इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. NiCN होल 4 2 माइनस इज एक्चुअली DsP2 हाइब्रिडाइज्ड. तो बी ऑप्शन जो है वो 1 के साथ मैच करेगा. बी ऑप्शन 1 के साथ यहाँ भी मैच कर रहा है. एंड इफ यू नो फ्रॉम ऑप्शन ए, as in the first compound nickel tetracarbonyl synergic bonding, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच करे. तो आंसर तो हमारे पास है सीधा सीधा, बट वी कैन स्टिल चेक फॉर एक्सप्लेनेशन. NiCN होल 4 2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते हैं. NiCN होल 4 2 माइनस, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें 2 पॉजिटिव, तो निकल 2 पॉजिटिव इज 4s0 3d8. ठीक है, 4s0 3d8 में अगर मुझे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को फिल करना है तो मुझे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर करने पड़ेंगे D8. ठीक है, नाउ आई हैव 1d vacant, 1s vacant and all the 3p vacant. This is 3d, this is 4s, this is 4p. So you can easily get DsP2 here. ठीक है, similarly COCN whole 6 3 minus, this will be your inner orbital complex. This you can directly match without checking because cyanide cyanide जो है वो strong field ligand है. तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, तो जैसे इसमें हुआ है, इसमें पेयरिंग होने के बाद जो d ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्ट ले रहा है, दैट इज द 3d ऑर्बिटल, नॉट 4d ऑर्बिटल. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ओके, सो CN होल 6 होल 3 माइनस is also an inner orbital complex. This is a weak field ligand, इसमें पेयरिंग होती नहीं है, तो inner D is not vacant, outer D is used, मतलब 4D is used for bonding, and that is why it is called as outer orbital complex. ठीक है, this is your answer. Let us see the next question. The interhalogen compound formed from the reaction of iodine with excess of chlorine would be a pentaiodide, pentachloride, trichloride or triiodide. Okay, again you should you have to know the reaction. Iodine को और chlorine को जब हम excess में react करते हैं, as in chlorine excess में होना चाहिए, so the compound formed is ICl3. Okay, trichloride. So the correct answer to this question is option B. Okay. Again, a fact-based question. In a cobalt carbonyl complex, this should be manganese. Okay, manganese carbonyl complex, because the formula is for manganese. Mn2CO10, number of Mn bonds is X, and bridged carbonyl ligands are Y. So the value of X plus Y is. You have to know the structure of MnCO10. Okay, this is the structure for MnCO10. There are 5 carbonyl carbon monoxide linkages with each of the manganese. There is no bridged carbonyl, and both the manganese are linked together with one bond. So X in this case is 1, Y in this case is 0. So the answer is 1. Okay. Next question. The number of optical isomers possible for CrGly whole thrice. So first you should know the formula for glycine as a ligand. Okay, so glycine is NH2 CH2 C double bond OH. So when glycine acts as a ligand, so the formula becomes NH2 CH2 C double bond O minus. So O minus ion donor atom बनता है और nitrogen donor atom बनता है. Okay, so there are 2 different atoms which are donor atoms here. इसके लिए पहले हमें जब हम फॉर्मूला स्ट्रक्चर बना रहे हैं, first we have to look for the geometrical isomers and then we can go forward and look for the optical isomers. Okay, so this is MAB3 type. इस केस में there are 2 geometrical isomers which are called as facial and meridional. Okay, facial का मतलब होता है when
two of the same atoms are at the axial position, sorry इक्वेटोरियल पोजीशन, एंड वन ऑफ देम इज एट एन एक्सियल पोजीशन. जैसे इस केस में अगर मुझे देखना हो तो there will be 3 nitrogens and 3 oxygens. So if I write nitrogen, nitrogen and nitrogen here and oxygen, oxygen and oxygen here, इससे काम नहीं होता है. पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारे जो लिगैंड्स हैं जिस पोजीशन में मैंने इनको प्लेस किया है क्या वो एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये दोनों लिंक हो सकते हैं एक दूसरे से. ठीक है, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लिंक हो सकते हैं एक दूसरे से, और ये वाले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी लिंक हो सकते हैं एक दूसरे से. आई विल शो देम विद अ डिफरेंट कलर, मे बी ये देखो. ठीक है, तो दिस बिकम्स योर वन ग्लाइसिनेट आयन. ठीक है, दिस बिकम्स योर अदर ग्लाइसिनेट आयन एंड दिस बिकम्स योर थर्ड ग्लाइसिनेट. ठीक है, अब इसमें हम एक बार थोड़ा सा बॉन्डिंग और क्लियरली देखें. अगर this is your central atom which is chromium. So this is called as the facial isomer. Okay, now in the facial isomer, as you can see, there is no symmetry in the molecule because of these bonds. See, ये वाला bond और ये वाला bond क्योंकि अलग direction में है, अलग spatial arrangement completely different है इनका. That is why this compound will be optically active. Okay, optically active होगा तो इसका एक mirror image होगा. That means facial has one optical isomers. तो दो तो यही हो गए. अब मेरिडियनल भी चेक कर लेते हैं इसी तरीके से. So let us check the meridional form. Meridional form में you have two of them at the axial position and one at the equatorial position. Okay, let us see the structure now. Okay, so two at the equatorial, sorry, two at the axial and one at the equatorial. Okay, ये 3 नाइट्रोजन मैंने प्लेस कर दिए, ऐसे ही मैंने ऑक्सीजन प्लेस कर दिए. अभी ये सही है या नहीं, we'll have to see, क्योंकि हमें इसको पहले जोड़ के देखना पड़ेगा कि क्या हमारे लिगैंड्स एक दूसरे के साथ जुड़ भी रहे हैं क्या. ओके, सो सी दिस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये ग्लाइसिनेट बना सकते हैं. दिस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन फॉर्म अनदर ग्लाइसिनेट, बट चलो ठीक है, जो है अभी वही बनाते हैं. वी कैन गेट टू अ इजियर फॉर्म. आई थिंक थोड़ा विजुअलाइज करने में 2 डायमेंशनली थोड़ा इजी होगा. Let me try another linkage. ठीक है, I can join these two. This is one glycinate ion and this is another glycinate ion and this is another glycinate. That means ये placement तो correct. अब हम आ जाते हैं इनकी linkages पे. Let us try and see कि क्या इसमें कोई symmetry आ रही है क्या, है ना. तो ये रहा अपना chromium 3 positive. Okay, as you can see again इसमें कोई सिमेट्री नहीं है because of these bonds. ये वाले bonds इनका spatial arrangement is completely different. There is no way that you can pass a plane through the center of the molecule and split it into identical halves. ठीक है, so इसलिए ये है अपना meridional form and meridional is also optically active. So if I can see both facial और meridional अगर optically active हैं, so the total optical isomers will be how many? 4. Okay, facial और उसका mirror image, meridional और उसका एक mirror image. So the correct answer to this question will be 4. Okay, let us move to the next question. This is also an interesting question. Total number of structural isomers possible for the octahedral complex. See, coordination chemistry में अच्छा question ना isomerism का ही बन सकता है. बाकी चीजें they are very easy. Most of them are कुछ applications हैं वो fact based हैं. CFT also is very easy. Once you understand T2G, EG को कैसे fill करना है, you can get all the questions correct. You can get magnetic moment, hybridization, everything. Okay. So even Werner's theory is also quite easy.
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये तीनों थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं बिकॉज यू हैव टू विजुअलाइज थिंग्स प्रॉपर्ली, है ना. नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आते हैं मेनली 3 टाइप. वैसे तो दे आर टोटल ऑफ 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बट मेनली जो एग्जाम में ज्यादा फेमस है वो है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो व्हेन दे से स्ट्रक्चरल, बेसिकली हमें इन तीनों की कंबाइंड पॉसिबिलिटीज चेक करनी है. ओके, सो वन थिंग दैट इज श्योर इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. देखो इसमें ये क्लोरीन है which is also -1, that is a negatively charged, nitro negatively charged, bromine negatively charged. So what we can do is we can make the the ionization isomers first. पहले में जैसे मैंने मान लो मैंने सेम कंपाउंड ले लिया ClNO2Br, this is one compound. अगर मैं क्लोरीन को आयनाइजेशन स्फीयर के बाहर ले जाऊं और ब्रोमीन को अंदर ले आऊं तो मुझे डिफरेंट आयन मिलेगा, which is what ionization isomerism is all about. एंड अगर मैं ब्रोमीन को अंदर रखूं, क्लोरीन को भी अंदर रखूं और NO2 को बाहर ले जाऊं, आई गेट अनदर आइसोमर एज इन डिफरेंट आयन फॉर्मिंग आइसोमर. तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स है. अब इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा एज यू कैन सी, इफ यू कैन सी थोड़ा ध्यान से, तो हमें इसमें दिखेगा नाइट्रो. नाइट्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेट लिगैंड. एम्बीडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं? एम्बीडेंटेट लिगैंड्स आर दोज लिगैंड्स विच हैव 2 डोनर एटम्स. एक साथ नहीं डोनेट करते हैं, बट एट वन टाइम ओनली वन ऑफ देम कैन डोनेट, बट दे हैव 2 डोनर एटम्स. सो NO2 कैसे एम्बीडेंटेट लिगैंड होता है? NO2 कैन डोनेट लाइक दिस, और ONO negatively charged, ONO, just a second, ONO में भी ऑक्सीजन डोनर एटम बन सकता है, N, ठीक है. तो ऑक्सीजन कैन बी डोनर एटम और नाइट्रोजन कैन बी डोनर एटम. ये पूरे पे नेगेटिव चार्ज है. ओके, so 2 donor atom, but at one time only one of them can donate. So ambidentate ligand की वजह से जो आइसोमेरिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम? लिंकेज. ठीक है, तो हर एक में लिंकेज बना के देख लेते हैं. जैसे सेम फॉर्मूला, बस NO2 की जगह अगर मैं ONO कर दूं तो एक और आइसोमर बन जाएगा. सेम NO2 की जगह अगर मैं ONO कर दूं तो एक और आइसोमर बन जाएगा. इसमें भी NO2 की जगह ONO कर दूं तो एक और आइसोमर बन जाएगा. सो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई मेरे पास? 6 पॉसिबिलिटीज होगी. सो टोटल नंबर ऑफ structural isomers possible will be 6 for this compound. Okay, let's see the next question. Okay, so a xenon compound upon partial hydrolysis gives only xenon, O2 and HF, the total number of lone pairs on the central atom of compound A. Okay, so पहले हमें you have to know the reaction. See, कौन से compound के partial hydrolysis से सिर्फ xenon, O2 और HF मिलता है? So the compound is XeF2. XeF2 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब करते हैं, so you get XeO2 and HF. ओके, बस अब इस कंपाउंड के सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैलकुलेट करने हैं. ज़ेनॉन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स. 8 में से 2 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गए. दैट मींस बच गए कितने? 6 इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉन जो है, 6 इलेक्ट्रॉन मींस हाउ मेनी लोन पेयर्स? 3 लोन पेयर्स. सो द आंसर इज 3. ओके, I think there's one more question left. So this question says, given below are the oxides Na2O, As2O3, N2O, NO, Cl2O7 and carbon monoxide. The number of neutral oxides is. This is again a fact-based question. You have to know that nitrous oxide, NO and CO, these 3 are neutral oxides. The correct answer to this question is 3. Na2O is basic, As2O3 is amphoteric and Cl2O7 is acidic. Okay, so N2O, NO and CO are the 3 neutral oxides. Okay, I hope आप सभी लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया हो इस एग्जाम के लिए and you score really good marks. I'll see you in the next discussion. Thank you. एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है. The potential difference between A and B we have to find out. और एंड डायोड अपने
कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज एन आइडियल डायोड. सो अगर ये आइडियल डायोड है तो वी कैन रिप्लेस दिस डायोड विद ए स्ट्रेट वायर. यहाँ पे एक बैटरी है 30 वोल्ट की, यहाँ अज्यूम करते हैं कि 0 वोल्ट है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 30 वोल्ट. अगर ये 0 होगा तो बेटा ये इस नोड पे भी पोटेंशियल क्या होगी 0, और इस नोड पे पोटेंशियल 0 होगी, ये एक स्ट्रेट वायर है, तो पोटेंशियल ए पे भी क्या हो जाएगी 0, और पोटेंशियल बी पे भी क्या होगी 0, बिकॉज ये दोनों भी डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो वी कैन सिंपली राइट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB इज 0. So A is the right option. Okay. Now let's move to the question number 2. यहाँ पे अपने को given है an electron of mass m, एक photon, both are having same energy E. तो अपने को पता है बेटा कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, E is equal to hc over the wavelength of photon. Okay. और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो वैसे तो रहेगी हाफ mv², लेकिन हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोमेंटम स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके. और मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा h बाई लैम्डा. सो वी कैन राइट h² बाई लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन and 2 times of mass of the electron. Okay. Now from this equation 1 we can easily calculate value of h. h अपने पास आ जाएगा बेटा E lambda times of lambda of the photon and C. Okay. Now simply let's put the value of h in equation 2. तो अपने पास क्या बनेगी बेटा इक्वेशन, E is equal to E² lambda p² over अपने पास आ जाएगा c² into lambda of E² into 2 times of mass of electron. एक E से एक E कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपने को यहाँ पे मिलेगा बेटा lambda E over lambda p square is equal to E by c² into 2 times of mass of electron. So simply we will get from here lambda E over lambda p is equal to E over 2m is to power half into 1 by c. So from the given options, option D is the right option. Okay. Now क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है. तो अपने को यहाँ पे गिवन है n डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर coincides with n+1 divisions of vernier scale. Okay, so we can easily write n times of 1 main scale division is equal to n+1 times of 1 vernier scale. सो यहाँ से हमें मिल जाएगा बेटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n over n+1 टाइम्स ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन. ओके. और अपने को मेन स्केल डिवीजन भी मेंशन है यहाँ पे, इफ ईच डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज a यूनिट्स, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बेटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n over n+1 टाइम्स ऑफ a. ओके. और an over n+1. Now अपने को कैलकुलेट करना है लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ओके, वी नो लिस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन minus 1 vernier scale division. Okay, 1 main scale division is a, 1 vernier scale division is an over n+1. So simply let's take a common, so 1 minus n over n+1. Okay, so we can solve it. n+1 minus n. Okay. Okay. So ये अपने पास
ये आ जाएगा बेटा, n से n कैंसिल, तो लिस्ट काउंट इज a over n plus 1. Okay, so again option A is the right option. Let's move to question number 4. Okay, this question is from nuclei. At t is equal to 0, a material is composed of two radioactive atoms. Okay, so maybe we have a material and this material is composed of two radioactive elements A and B. Okay, whereas the number of atoms of A at t is equal to 0 are twice that of number of atoms of B at t is equal to 0. So let's assume if the number of atoms of B at t is equal to 0 are n naught, then number of atoms of A can be written as 2n naught. So this is the condition at t is equal to 0. Okay. Also, the decay constant of both kinds of radioactive atoms is lambda. So both A and B, they are decaying with a decay constant of lambda. However, A disintegrates into B. अपने पास A जो है वो बेटा disintegrate कर रहा है B में, okay, with a decay constant lambda, and B is disintegrating into C. यहाँ पे AC again with lambda. The time at which NB will be maximum. Okay, so one thing is there, if we have to find out the time when NB is maximum. So when NB is maximum, okay, so this means the rate of change of B will be 0. Then NB will be achieving the maximum value. So we have to find out actually when dNB will be, dNB by dt will be 0, and then from there we can find out the time when NB will be maximum. Okay. So from given condition at t is equal to 0, this is 2n naught, this is n naught, and let's say C is 0. But at any time t, let's say the number of atoms of A are Na, number of atoms of B are Nb, and number of atoms of C are Nc. Then in next dt time, the change in atoms of Nb will be written as dNb over dt is lambda times of Na, because Na is disintegrating into B, minus lambda times of Nb, because Nb is disintegrating into C. Okay, Na at any instant can be written as Na is 2n naught E minus lambda t. Okay, that's easy, that's straightforward. Now putting the value of Na, we can get dNb over dt is lambda times, or we can write 2n naught lambda E minus lambda t minus lambda Nb. Simply readjusting, we will get dNb over dt plus lambda Nb is 2n naught lambda E minus lambda t. Okay, now to solve this differential equation, we can use simply dividing both sides by e raised to power minus lambda t. We'll be getting E lambda t dNb by dt plus lambda E lambda t Nb is equal to 2n naught lambda. Okay, and this can be written as d over dt of e raised to power lambda t, okay, and this is 2n naught lambda. Okay,
Now solving, we will be getting E lambda T NB is 2n naught lambda T plus the number of elements of B at T is equal to 0, which are n naught. Okay. So therefore, NB we will be getting 2n naught lambda T E minus lambda T plus n naught E minus lambda T. Now we have to find out dNB by dt. So this will give us, can you use multiplication rule here? So this will become 2n naught lambda E minus lambda T. The differentiation of T is 1 plus 2n naught lambda T E minus lambda T multiplied by minus lambda, and then differentiation of this term will become minus of lambda n naught E over minus lambda T. Okay. Now this will become this, and this will give us lambda n naught E minus lambda T. This will give us 2n naught lambda T E minus lambda and lambda square minus E minus lambda T. Okay. And we have to put dNB by dt is equal to 0. So let's equate it to 0. Now simply we have n naught cancel, lambda square, E minus lambda and E minus lambda can be taken as 0, but this cannot be 0. So we can simply write 1 minus 2 lambda T is equal to 0. Or we can say 1 minus 2 lambda T is equal to 0. So this implies lambda is equal. Sorry, so we have to find out time. So this implies T is equal to 1 by 2 lambda. So the time at which the value of NB will be maximum is 1 over 2 lambda. So from this given option, D is the right one. Okay. Let's move to the question number 5. So this question is, we are given two statements. So statement 1 is sky wave signals are used for long distance radio communication. Yes, this is right. These signals are in general more stable than ground wave signals. This word is wrong here. Okay. Actually, it must be less. The ground wave signals, we can only propagate them for the shorter distances, but usually they are more stable system as compared to the sky wave signals. Okay. So if it must be less, then the statement is right, otherwise it's a wrong statement. So statement 1 is false. Okay, statement 1 is false. Let's look into the statement 2. This statement, the state of ionosphere varies from hours to hours, day to day, and season to season. Yes, this is right, because in ionosphere the refractive index depends on the density of the ions, and this density of the ions actually depends on the availability of the rays, cosmic rays from the sun. So okay, so and the availability, it varies time to time and day to day and season to season. So statement 2 is perfectly true, but statement 1 is false. So option C is the right option. Statement 1 is false, 2 is right, true. Now again, question number 6, statement 1, the reactance of an AC circuit is 0. Okay, the reactance, the net reactance X is 0. Okay,
it is possible that the circuit contains a capacitor and an inductor. Yes, it may be possible because X can be 0 if we have a capacitive and an inductive circuit. In that case, XC minus XL or XL minus XC can be 0. Like in case of resonance, we have XC minus XL or XC is equal to XL. Okay, so it may so happen that the circuit can contain capacitor and inductor, उसका रिएक्टेंस फिर भी 0 हो सकता है. ये राइट है. स्टेटमेंट 2, in an AC circuit the average power delivered by the source can be 0. बिल्कुल, क्योंकि अगर AC सर्किट में बेटा सिर्फ नोट रेजिस्टेंस, अगर AC सर्किट अपना कैपेसिटिव है और इंडक्टिव है, then the total average power delivered by the source can be 0. Okay, so for a pure capacitive or pure inductive circuit, this can be true. Okay, so statement 1 is also true, statement 2 is also true. So both statement 1 and 2 are true here. Okay, question number 7. Okay, again it's from semiconductors. An NPN transistor in common emitter configuration as shown in figure has output voltage of 1. Okay, so अपने को given है बेटा P output is 1 volt. Then the power gain, तो अपने को निकालना है यहाँ पे power gain. Power gain is output power over input power. The output power can be written as V output into I output and V input into I input, or it can be written as V output square upon output resistance into V input square upon R input. So this will go into. Okay, so power gain can be written as V output over V input square into R input over R output. Okay, now we have input voltage, this is the output voltage, this is the input resistance, this is the output resistance. Okay, now simply putting these values, we will be getting power gain as 1 over 1 millivolt, means 1 into 10 raised to power minus 3 volt square into R input is 1 kilo ohm over 10 into 10 raised to power 3. Okay, so this we can cancel. 10 raised to, this will give us 10 minus 6 into 10, so this will be 10 raised to power 5. Okay, so A will be the right option. So the power gain of this circuit is, or this amplifier is 10 raised to power 5. Now we have question number 8. A city has population density of 100 per square kilometer. Okay, so it is given population density means the number of people staying per square kilometer is 100 per square kilometer. Okay, now a TV tower, उसकी अपने को height given है बेटा h, the height of the TV tower is 150 meter, is installed for the transmission. The population this TV tower can cover is, so we know in case of TV tower, if this is the earth, this is the tower, then this is the distance it can cover, and we know this is radius of the earth h. This distance d
is approximately equal to root 2 HR. Okay. Now the area covered will be area covered by tower will be simply the D can be taken as the radius. Okay. So this tower can cover the area, on both sides, or in fact all the sides at a distance D from the tower. So area is pi D square, that can be written as pi into 2HR. Okay, so we know R, radius of the earth, R is 6400 kilometer. Okay, so R can be taken as 6400 10 raised to power 3 meters, or okay. So area covered is 22 by 7 into 2 into H, height of the tower, into 6400. Okay. Yes. Now population density, this is the area in meters square. Okay. Now area, now total area covered can also be written as (6400) 10 raised to power 3 over 10 raised to power 6 kilometer square. Now total population can be, okay, which this antenna can cover, can be given as 22 over 7 into 2 into 150 into 6400 into 10 raised to power 3 over 10 raised to power 6 into 100. Okay. So we have 1, 2, 3 and 3, 6. Okay. This is good. Yes. Yes. Now this can be written as 530, 180. So 180 into 22 by 7 into, okay. So this can be written as, okay, 18 into 22 into, this can be written as 7, okay, 18 to 36, 396 divided by 7, 2000. This, okay, pi d square, 6400 kilometer. We missed out something, 2HR pi d square, 2HR, 2 by 7, 2, 150, 150 meter, yes, 6400 into 10 to the 3 meter square. Meter square can be kilometer square, 10 raised to power 6. Okay, 3, 2, 5, 1, 6. Okay. This is 64. So we missed out this one. Okay, sorry. Missed out this one. We missed out this one. Yes, 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 yes. तो अपने पास ये 64 into 15 into 2, 15 to 30, 30 and 64 will make 0,
and 3 4 12, this is 18 19, yes, 19 20 into 22 divided by 7 into 100. Okay, so this will make us okay 190, sorry, 192 into 22 divided by 7 into 10 raised to power 3. Okay, and if we calculate this, then we will be getting the answer approximately 6.03. Okay, so option B is the right option. Now, question number 9, this is from communication. So we have an FM broadcast transmitter using modulating signal of 20 kilohertz. So we have a modulating signal FM of 20 kilohertz. The bandwidth required for the transmission is 440 kilohertz. Bandwidth is 440 kilohertz. The deviation ratio. So we have to calculate the deviation ratio. So the deviation ratio in case of FM, the modulation is given as delta F over modulation frequency. Now also in case of frequency modulation, the bandwidth can be written as 2 times of delta F plus FM. Now simply putting the values, bandwidth is 440 kilohertz, 2 delta F plus FM is 20 kilohertz. Okay, so this will be 220. So delta F will become 200 kilohertz. Okay, so if delta F is 200 kilohertz, so simply putting this value, we will be getting 200 over 20. So that is 10. So deviation ratio of this transmitter is 10. Now question number 10, root D1 and root D2 are the impact parameters of corresponding to scattering angles 60 degree and theta respectively. When an alpha particle is approaching a gold nucleus, for D1 is equal to 3D2, the value of theta is, okay, as we know in alpha scattering experiment, let's say this is the nuclei and let's say this is the angle of scattering theta, then this perpendicular distance is known as impact parameter B, and we know B is directly proportional to cos theta by 2. Okay, now here we have two alpha particles, a create impact parameter here root D1, so we can simply write root D1 over root D2 is equal to cot theta 1 by 2 over cot theta 2 by 2. Okay. Okay. Now theta 1 is given 60 degree, so we can write cot 60 by 2 will be getting cot 30 degree over cot theta 2 by 2. Okay, and D1 is equal to 3D2, so we can easily write root 3, D2 and D2 will be cancelling out, so root 3 is equal to cot 30 is root 3 over cot theta 2 by 2. So from here we can write cot root 3 will cancel out. So cot theta by 2 is equal to 1. This will be giving theta 2 over 2 is equal to 45 degree and theta 2 is equal to 90 degree. So right B is the right option here. Now question number 11.
a metal surface is illuminated by a radiation of wavelength 4500 angstrom. Okay. So अपने पास photon wavelength given है बेटा. The wavelength of the photon is 4500 angstrom. So energy of the photon can be calculated as 12,400 over lambda in angstrom electron volt. Okay. So the photon has energy of 24 over 55. This will give us 2.76 electron volt. Okay. Now the ejected electron, as per the question, it is given that we have a metal surface on which the light is incidenting and the electron is coming out. Okay, and this electron which is coming out, it enters into a constant magnetic field of 2 millitesla. So this electron is entering into a magnetic field, let's say this direction. Just give an example. So P is 2 millitesla into 10 raised to power minus 3 tesla. And this, the direction velocity is making an angle of 30 degree because this is entering at an angle of 30 degree. Okay. 30 degree with the magnetic field. If it starts revolving in a circular path of radius 1 millimeter, so we know that if we have a magnetic field B in this direction and if a charged particle is entering like this at an angle theta, then only the vertical component of the velocity, okay, will be responsible for revolving of the charged particle. So, and we know R is equal to mv perpendicular over qb. Okay. Now in this question we know v, we know theta, so v perpendicular is v sine theta, where theta is 30 degree. So our v perpendicular is v sine 30. Okay. So therefore we know mv sine 30, okay, is equal to qbr. Okay. Now q is electron charge, so therefore we can write mv sine 30 is equal to ebr. Now mv can be written as ebr over sine 30, which can be written as 2ebr. Okay. Now mv is the momentum of the electron, so kinetic energy of the electron can be written as p square by 2 times of mass of the electron. So this can be written as 2ebr whole square by 2m. Okay. Now from here we can write the kinetic energy of the outgoing electron is 4e square b square r square over 2. Okay. We have to find out the work function now. Now we know from the photoelectric effect, energy of photon is equal to work function plus kinetic energy of the ejected electron. So work function phi can be written as photon energy minus kinetic energy of the electron. Now now we know energy of photon is in electron volt, whereas this energy is in joule. So we have to convert this into electron volt. So we need to divide this by E. So simply we will be getting 4e b square r square divided by 2m electron volt. Okay. Putting all these values, we will be getting 4
charge on the electron is 1.6 10 raised to power minus 19. B is 2 millitesla, so B square will become 4 10 raised to power minus 6 into R. R is 1 mm, so 1 mm will become again 10 raised to power minus 3, but square will make 10 raised to power minus 6, and 2 times of mass of electron, which is 10 raised to power minus 31. So minus 19, 6, 7, 6, 31. So this will go off, and 2 joules, and kinetic energy will become 4 to 8, 8, 12.8 over 9.1. Okay, so this will give something like 1 point. This will become 128 over 19. So this will be like 37. Okay, 0, and this is like 4, so something like 5.4. Okay, and energy of photon is 2.76. Therefore work function is 2.76 minus 1.4, that will become 1.36 electron volt. So the right option is E. Okay, let's move to question number 12. So this question is from electromagnetic wave. If E and K represents the electric field and propagation vector of EM wave in vacuum, then the magnetic field vector is given by. Okay, so we are given E vector and K vector, where E is the vector for electric field and K vector is the propagation vector of electromagnetic wave. So we know that in electromagnetic wave, propagation of wave, electric field and B all are perpendicular to each other. Okay, now the direction of B will be given as, the direction of B will be given by C cap cross E cap. Okay, so from here the direction vector of C will be given by the direction vector of K, and the direction vector of E will be given by direction vector of E. So we can say as vector, the magnetic field vector can be written as P cap, can be written as C cap cross E cap. Okay, or we can say K cap from the given condition cross E cap, but this is the direction vector. Okay, we are given the angular frequency as well, and we are given the vectors, not the direction vectors, because we have to write the answer in the case of vectors, not in the direction vectors. Okay, so but the answer is definitely K cross E. So E cross K cannot be the right option. Now from the other three. Now by magnitude we know B is equal to E by C. Okay. Now B is equal to, now E by C, and C is, now we know K is equal to omega by C. Omega is the angular frequency, C is the speed of light or speed of the wave. So C can be written as omega by K. Now putting this value here, we will be getting E over omega K. Okay, so P in case of vector can be written as, we know it's not E cross K vector, it's going to be K cross E vector. So 1 by omega K cross E. Okay, E cross K will give opposite to the P vector. Okay, so the right option is A.
The equation of the current in RL circuit is 5 sine 4 pi t minus 30 degree. Okay. The reactance of the inductor is 3 times the resistance in the circuit. Okay. So reactance XL is root 3 times of R. Okay, this is given. And I notice given the initial phase is 30 degree. Okay. RL circuit, it's an RL circuit. Okay. The phase difference between the voltage across the inductor and net voltage in the circuit. Okay. So we have an RL circuit. So this is the potential across let's say this is the potential across L. This is the current flowing through the circuit. Okay. So from the given condition, let's say this is the S. Then or omega t, we'll draw the phasor. Then current is omega t minus 30. So the current in this circuit is somewhere here. Omega t minus 30. Okay. This is the current. The current flowing through the circuit. Okay. This is the direct value of the current. 30 degree. No. This is the leading current. Sorry. Here the leading current. Okay. The current is leading. But यहाँ पे तो given है current is lagging. Okay. So let's say if this is omega t, then the current in this circuit is somewhere here. Okay, this is I. Now we know the potential across resistance. तो I के फेज में ही होगी बेटा. So let's say this is VR. Okay. अच्छा अब now and we know the potential across inductor, it leads the current by 90 degree. So ये जो इंडक्टर की पोटेंशियल जाएगी वो कहीं यहाँ पे जाएगी. Okay. और अपने को एक और चीज गिवन है that XL is equal to root 3 R. So the net potential, which is the resultant of VR and VL, so VR is here, okay, and VL which is here, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो VL कहीं यहाँ जाएगा. Okay. And let's say this is the angle phi. Okay. Now phi can be calculated as IXL and this is IR. So tangent phi can be written as IXL over IR. So XL is root 3R over R and tangent phi is equal to root 3. Okay. So this means this angle between the current and then the net potential, this is the V net, is 60 degree. Okay, so 60 degree. So we can simply write, if I make this phasor here, so I can be making it like this. और फिर मेरे पास ये आ जाएगा नेट पोटेंशियल. ठीक, और ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री.
So this angle is 30. Now also this angle is 60. Now the phase difference between voltage across inductor here and V net here, so the phase difference is this. So this is 60, this is 30, so the phase difference is 30 degree. Okay, so the right option is A, 30 degree. Now in a hydrogen atom, if energy of the nth level is denoted by En, so let's say En is the energy of nth level, so this is N is equal to 1, 2, 3 and so on, and this is the nth level. Okay, so this is the energy of nth level, and delta En is En plus 1 minus En. Okay, loss of energy when the electron jumps from n plus 1th to nth level. Then for very large value of n is large, so this is critical, in fact it's very large. Okay, n is very greater than 1, we can say this. Yeah, the ratio, so we have to find out this ratio, delta En by En. Okay, so so delta En can be written as a constant into n square minus n plus 1 whole square. Okay, and En can be written as K by n square. Okay, now we have to find out delta En by En. Okay, so this can be written as n square n plus 1 whole square, so this will be n plus 1 whole square minus n square. Okay, so we can take n square common, 1 plus 1 by n whole square minus n square over n square over n plus 1 whole square. This can be written as n square can cancel out, so 1 plus 1 by n whole square minus 1 over plus 1 whole square. Okay, so therefore delta En can be written as, from here we can use binomial, and 1 plus 2 by n minus 1 over, in fact we can take n square common here as well, 1 by n square. Okay, so 1 and 1 cancel out, so 2 by n cube 1 plus 2 by n. Okay, and also En is k by n square, so delta En by En can be written as 2 by n cube 1 by n square. Okay, even k we can keep k, it's just a constant. Okay. So this will become k into n square by k and k cancel out, n square with this n cancel out, and this will become n plus 2. Okay,
And if n is very large, and we can take again approximation 2 by n 0, but still, yeah, n plus 2. So we can say delta e n over e n is inversely proportional to n. So this varies as 1 by n. In question number 15, the force applied on an object is in SI unit is 200 Newton. Okay, so the applied force F is 200 Newton, which can be written as 200 kg meter per second square. Okay, now in certain unit in which the unit of the length is 25 centimeter, unit of mass is 50 kg, sorry 50 gram, and unit of time is 10 seconds. So we know if we go from one unit system to other unit system, then a numeral value n1 into first unit system must be equal to numeral value n2 and the unit system u2. So we can simply write 200 into 1 kg into 1 meter over 1 second square must be equal to n2 into, okay, kg. So it must be gram, but it's like 50 gram, 50 into 1 gram, okay, into, in case of meter, we are writing that in centimeter, so 25 into 1 centimeter, and then in fact where seconds are there, then this is 10 square is 100 second square, okay. Now 200 into 1 kg into 1 meter over 1 second square is equal to n2 into 50 into 10 raised to power minus 3 kg into 25 into 10 raised to power minus 2 meter over 100 second square. So, okay, so meter kg second square, this will cancel out. So we will be getting 200 is equal to n2 into 50 into 10 raised to power minus 3 into 25 into 10 raised to power minus 2 over 100. Okay, so n2 is equal to 200 into 100 over 50 into 25 to 10 raised to power 5. So this will make 16 into 10 raised to power 5. So n2 will become 1.6 into 10 raised to power 6. Okay, so B is the right option. Now 16, a solenoid having 5000 turns per meter. So the number of turns per unit length is given as 5000 turns per meter and carries a current of 2 ampere. Current is 2 ampere. An aluminium ring at temperature 300 Kelvin. So temperature inside the solenoid. So the T1 temperature is given as 300 Kelvin. If the intensity of magnetization, okay, I is equal to 2 into 10 raised to power minus 2 ampere per meter at this, then this susceptibility at 320. So we have to find out susceptibility at T2. So we know susceptibility of a material is inversely proportional to temperature. Therefore, we can write zeta 1 T1 must be equal to zeta 2 T2. Zeta 2 is equal to zeta 1 T1 by T2. Both are in Kelvin. So this is zeta 1 into 300 over 320. So susceptibility at 320 Kelvin will be given as zeta 1 susceptibility at 300 multiplied by
15 and 16, so this will become 15 and 16. Okay, so now we have to find out zeta 1. Okay, now to find out zeta 1, we know zeta of any material can be given as I over H. So we have to first find out magnetizing intensity. We know intensity of magnetization, I. So I we know, magnetizing intensity H will be given as Ni. Okay, so here N is 5000, I is 2 ampere, so H is 10 raised to power 4 ampere per meter. This is 2 into 10 raised to power minus 2. This is 10 raised to power 4. So susceptibility is 2 into 10 raised to power minus 6. So simply we can write here zeta 2 is equal to 15 by 16 into 2 into 10 raised to power minus 6. So this will become 8, and zeta 2 is 0.875 10 raised to power minus 6. So from the given option, C is the right option. Okay, 1.875 into 10 raised to power minus 6. Okay, so question number 17. The values of the apparent angles of dip in two planes at right angle to each other are theta 1 and theta 2. Okay, so we have two planes which are right angle to each other. Okay, and the angle of dip in those two are theta 1 and theta 2. Let the true value of dip at the place is theta. Okay, so this is easy one. We know the apparent angle of dip is always equal to true dip over cos of alpha. Okay, this is apparent dip, this is true dip, and this is angle between planes. Okay, or angle of declination. So now this is tan theta 1 is equal to tan theta. So let's say the angle of declination with one plane is alpha, then definitely because both the planes are right angle to each other, then the angle of declination with the other plane will be 90 minus alpha. So if with one plane, if we can write tangent theta 1 is equal to tan theta by cos alpha, then for the second plane it will be written as tan theta 2 is equal to true dip over cos of 90 minus alpha. Okay, now from these equations it is easy. Tan theta over cos alpha, and tan theta 2 is tan theta over sin alpha. Now from here cos alpha is tan theta over tan theta 1, and sin alpha is equal to tan theta over tan theta 2. Now squaring and adding, we will be getting cos square alpha plus sin square alpha is equal to tan square theta cot square theta 1 plus cot square theta 2, and this will give us cot square theta 1 plus cot square theta 2 is equal to cot square theta. Okay,
Question number 18. In an astronomical telescope in normal adjustment. So it is given that the telescope is in normal adjustment. So final image which is getting formed is at infinity. So let's make a diagram here. An astronomical telescope, if this is objective lens, eyepiece, then this means as the final image is getting formed at infinity, तो अपन ये बोल सकते हैं बेटा कि जो फर्स्ट इमेज फॉर्म हुई होगी वो आईपीस लेंस से एफ ई डिस्टेंस पे उसके फोकल पे, और यहाँ से बिकॉज द रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी तो ये भी कहाँ फॉर्म हुई होगी एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल पे. क्या सो यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है बेटा द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंसेज इज एफ ओ प्लस एफ ई, ये वाला डिस्टेंस है इनके बीच में. ओके, अभी जो उसने बोला है अपने को आगे, उसने बोला दी आई, ओके, ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ एल इज ड्रॉन ऑन इनसाइड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. ओके, मान लिया हमने यहाँ पे एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक, एंड इट इज सेइंग दैट part of the eyepiece forms a real image of this line. Okay, हो सकता है ये कहीं पे इस टाइप से ये कोई यहाँ पे एक रियल इमेज फॉर्म कर रहा है. okay? Yes, eyepiece. Now अपने से पूछा गया what is the and this length of the image is magnification of the telescope. So first thing to we know the magnification of the telescope in normal adjustment is m is equal to f o over f e. ठीक, अब अपने को एफ ओ बाई एफ ई निकालना है, और यहाँ से हमें एक चीज पता है बेटा कि अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिससे u डिस्टेंस पे वेयर u इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई देयर इज एन ऑब्जेक्ट कैप्ड, और उससे v डिस्टेंस पे उसकी इमेज फॉर्म की जा रही है. सो वी कैन फर्स्ट फाइंड आउट v. सो वी नो द लेंस फॉर्मूला, सो वी कैन यूज दैट 1 बाई एफ ई इज इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू. ओके, तो यहाँ से बेटा अपने पास आ जाएगा 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई यू. नाउ u इज एक्चुअली because the rays are coming in this direction तो u नेगेटिव हो जाएगा, तो u is minus of FO plus FE. So we can write 1 by FE minus 1 by FO plus FE. So 1 by V की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से 1 by V की वैल्यू होगी FE into FO plus FE, और ये आ जाएगा FO plus FE minus FE. So 1 by V will be given as FO over FE, FO plus FE. Okay. Okay. Now also we know the magnification formula will give V by U is I over. Okay. Now U is FO plus FE. So V over FO plus FE will be I by L. Okay. Now अपने को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा FO by FE. Okay. So we can make use of this and this equation. क्योंकि यहाँ से हमें पता है V over FO plus FE is equal to I by L. So ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं इस इक्वेशन में. So we will be getting FO plus FE over V is equal to FO over FE. Okay, and this is what we required. This is the telescope magnification. Okay, and FO by FE, V by, we know V by FO plus FE is I by L. We need FO plus FE by V. So this means telescope
magnification will be inverse of this, not I by L, but it must be L by I. Yes. So B is the right option. Okay. Now question number 19, a particle of mass 4m at rest. So we have a particle whose mass is 4m. Now it got disintegrated into two particles, one of mass m, other is of mass 3m. ठीक, respectively having non-zeros velocity. So let's say the velocity of this particle is v1 and this particle is v2. Now using conservation of momentum, we can write mv1 is equal to 3mv2. So m and m cancel out, so v1 is equal to 3v2. Okay. Listen, now the ratio of square root of their kinetic energy of particle m1, which is say kinetic energy of 1 to kinetic energy of 2. This we have to find out. Okay, kinetic energy of 1, that can be written as momentum of 1 square divided by 2 of mass 1. Kinetic energy of 2 is momentum of 2 square divided by 2m. So this we can write 2m2. 2 and 2 cancel out. Now p1 square can be written as m1 v1 square. Okay, and this can be written as into m2. M2 is this one, and this can be written as m1 into m2 v2 whole square. Okay, now kinetic energy of 1 over kinetic energy of 2 can be written as m, because m1 is m, so m square into v1 square is 9 v2 square into 3m, because m2 is 3m, over m1 is m1 is m into 3m into 3m is 9m square into v2 square. Okay, so 9m and m cancel out, 9m v2 square suppose cancel out 3. So we have to find out root square ratio of the square roots. So k1 by k2 is equal to root 3 over 1. Okay, so B is the right option. Now question number 20, a radioactive sample has an average life of 30 milliseconds and is decaying. So T average of the radioactive sample is 30 milliseconds. So T average means, we know T average can also be written as 1 by lambda, where lambda is the decay constant. Okay, so also a capacitor of capacitance 200 microfarad is first charged and later connected with a resistor R. So we have a capacitor C, इसको एक रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट कर दिया गया है. Let's say initial charge is Q0. Now this is discharging, ठीक, and the value of the capacitance is, okay, if the ratio of the charge on the capacitor, okay, charge on the capacitor, so while discharging, charge on the capacitor can be given as at any time Q is Q0 E minus T by RC. Okay, to the activity of the radioactive sample. Okay, so activity of the radioactive sample will be given as
at any instant a lambda n, so lambda can be written as n naught. Okay, is fixed with respect to time. So this is given that q by a is fixed, is this is independent of time. So we can write q naught e minus t by rc over lambda n naught e raised to power minus lambda t. Okay, this is q by a, and this is constant. So constant means q naught is constant, lambda is constant, n naught is constant. So we can write that q by a is equal to q naught lambda n naught e raised to power minus t by rc plus lambda t. Okay, and because this is constant, so we can say the right hand equation is also independent on time. Independent on time means the exponent will be 0. Okay, so we can say minus t over rc plus lambda t is equal to 0. So this gives lambda is equal to 1 by rc, or so we have to find out the value of r. So r will be given as 1 by lambda c. Okay, so 1 by lambda is t average, we know. So this is t average divided by c. So t average is 30 millisecond, 30 into 10 raised to power minus 3. C capacitance is given as 200 microfarad. So this is 30, 200 raised to power 3. So R will be given as 30 into 1000 over 200. So that is 150. So C is the right option. Now question number 21. The vernier of a vernier scale is divided into 10 divisions which coincides with 9 divisions of the main scale. Okay, so it's a vernier scale question where 10 times of 1 VSD is equal to 9 times of 1 MSD. Okay, each main scale division is being 0.5 mm. Okay, so 1 MSD is given as 0.5 mm. Okay, when the two jaws of the instrument are in contact with each other, the fourth division of the vernier scale coincides with the main scale division, and the zero of the vernier scale lies to the right to the zero of the main scale. Okay, so ये बोल रहा है बेटा कि यहाँ पे अपना main scale division है. So this means first thing, because the two zeros are not coinciding, so instrument के पास क्या है बेटा, zero error. So let's say this is 0 of the main scale, then 0 of the vernier scale lies to the right. Okay, so here this is the vernier scale 0. Okay, so this means we have positive error. So error is positive. This implies correction will be negative. Okay, चलिए एक चीज हो गई. Now list count can be written as, list count is 1 MSD minus 1 VSD. Now 1 VSD is equal to 9 by 10 of MSDs. So can be written as 1 MSD minus 9 by 10 MSDs. So this will give 1 by 10 MSD. Okay, so the list count of the instrument is 1 by 10 times of 1 MSD is 0.5 mm. So that is 0.05 mm. Okay, okay, so we can say the zero error because there are
the fourth division which of the vernier scale coincides with one of the main scale. So the zero error is 4 into 0.05, which is 0.2 mm. So error is positive. Okay. Now, when a sphere is inserted between the jaws, the zero of the vernier scale lies slightly left of the 1.8 centimeter. Okay. Now, what it is saying beta कि जब हमने measurement start किया, so let's say this was 1.8 centimeter, and because 0.5 mm is the main scale division, so अगले वाला जो division हमारे पास available है, so we can say 0.05 centimeters, so 1.75 centimeter, and the vernier is slightly left, vernier scale का zero. So we know the value, what we know is this plus this distance. Okay, so the measured value is 1.75 plus, it is saying the sixth vernier scale division, so 6 times of the least count. Least count is 0.05 mm, or we can say 0.005 centimeter. 0.005 centimeter. Okay, so measured value is 1.75 plus 0.03 centimeter, or we can say 1.78 centimeter. But this measured value includes this zero error as well. So actual diameter will be measured value minus, because error is positive, so correction will be negative, so correction, so 1.78 minus the correction will be positive, this, so is equal to 0.02 centimeter, so 0.02 centimeters, that will give us 1.76 centimeter. So we have to report the answer. The diameter of the sphere is n into 10 raised to power minus 2 centimeter. So therefore the actual value will be 1.76 into 10 raised to power minus 2 centimeter. So we can write, it can be written as 176 into 10 raised to power minus 2 centimeter. So value of n is equal to 176. We need to just take care of this one because this is 10 raised to power minus 2 centimeter. Okay, so value of n is 176. Okay, now two lighter nuclei combines to form a comparatively heavier nucleus by the relation given below. The binding energy per nucleons of Y is given 7.6 mega electron volt, and the energy released during the reaction is 26 mega electron volt. Okay, it's an easy one. So energy released is, okay, this energy of the product we can say binding energy of the product minus binding energy of reactant. Okay, so we can say the energy released, which is 26 mega electron volt,
total energy released will be equal to the total energy, binding energy of product. Product is Y here, and because this is per nucleon, so the total energy will be 4 into 7.6 mega electron volt minus binding energy of reactant. And reactant, because this is X, so binding energy of X, but that is 2 times because there are 2 nuclei of X. So we can write 2 times of binding energy of X is equal to 24 30.4, okay, minus 26 mega electron volt. That will make 4.4 mega electron. Okay, so binding energy of X is equal to 4.4 divided by 2, so it is 2.2 mega electron volt. But it is asked binding energy per nucleon of X. So X has 2 nucleons, so therefore binding energy X per nucleon will be 2.2 over 2, which is 1.1 mega electron. Okay, so this is X is equal to 23. So it is given that 10% of the power of a 110 watt light bulb is converted to visible radiation. So okay, we have a, let's say we have a source of light, say point source, this is a light bulb, so 110 watt, and only 10% of this is converting into visible radiation. So the power, visible power, is 10% of 110 watt, which is says 11 watt. Okay, now the rate of change of intensity of visible radiation at a distance 5 meter. So we know from a point source, if we are standing at a distance r, then intensity at that point can be given as power over 4 pi r square. Okay, and this is given that rate of change of intensity at a distance 5 meters, so r is 5 meter, and rate of change of intensity, which is di by dt, is given as a into 10 raised to power minus 4 watt meter second. Okay, the bulb started moving with velocity, so the velocity of the bulb is given 0.1 meter per second. Find the value of it. Okay, so let's do di by dt here. P is constant, so P by 4 pi, dr by dt we can say 1 by r cube minus, and 2 आगे आ जाएगा 2 by r cube dr by dt. Okay, so di by dt we have to find out. So minus sign is just showing that intensity, rate of change of intensity is decreasing, so that is okay. So P is 11, 4 pi means 22 into 7 into 2 over r cube. R cube is 5 into 5 into 5 into dr by dt is 0.1, which makes 1 by 10. Okay, now 11, 2 and 2 and 2 cancel out. Okay, okay, now multiply by 2 and divide by 2. Okay, let's not do that. That's okay. 7, 5, 4 can be written as 5 to 10 into 10 into 5. So that makes is it right calculation? Okay, yeah. P is 11 watt
r is 5 meter. This is 4 pi r square. Di by dt will make it minus 5. 2 will come forward. 2r cube. Di by dt is 11 and y 4 pi by 22 by 7. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 22. 7, 4, 5 is 10, 10, 5. Okay, let's make another 2 up and 2 down. So this will make us 14 into 1, 2, 3, 4. 10 raised to power minus 4. So A is equal to 14. Okay. Okay. 24. A potential barrier exists across a p-n junction. An electron enters the junction from an n side. So we have p-n junction. This is n side and this is p side. N side will be positive, p side will be negative. Potential barrier in p-n junction. So electric field will set in this direction. Okay. The electron on the n sides will speed 6 into 10 raised to power 5. So there is an electron here which is starting at 6 into 10 raised to power 5 meter per second. And the speed at which it enters the p side is, so when it enters at the p side, its speed becomes 14 by 3 into 10 raised to power 5 meter per second. Okay. The width of the potential barrier, so this width is given as 4 into 10 raised to power minus 6 meter. The electric field intensity, so we have to find out E. Okay, so we can use conservation of energy here. So electron has half half m. Let's say this is on one side 1, this is on 2, half m v1 square minus ev1 is equal to, okay, sorry, v is the potential barrier. This is the potential v. Ev is equal to half m v2 square. Okay, so Ev is equal to half m mass of the electron v1 square minus v2 square. Okay, so we have to find out v here. V is 1 by 2 into 9.1 into 10 raised to power minus 31 over E is 1.6 into 10 raised to power minus 19 into V1 square. V1 square is 36 minus V2 square 196 by 9 into 10 raised to power 10. Okay. So B is half. Okay. Now we have to find out E. E is equal to V by D. D is 4 into 10 raised to power minus 6. Okay. So half into 9.1 into 10 raised to, so let's solve this. 20 minus 21 over 1.6 into 10 raised to power minus 19 into dt is
4 into 10 raised to power 6 into, this will become 6 minus 196 by, okay. So we can write E is equal to half into 9.1 into 10 raised to power 4 over 1.6 into 4 into 128 divided by 9. Okay, so this will become approximately 9 and 9.1 can cancel out. This will be, okay, so times thus approximately 10 raised to power 5 approximately. So E is equal to 1 into 10 raised to power 5. So A is equal to 1 approximately. Okay. Last. A freshly prepared radioactive source of half-life 2 hours 30 minutes. So T half is given as 2.5 hours. Emits radiation n times the permissible safe level. Okay, so let the safe level is A, and radiation at this moment, radiation at T is equal to 0 is n times of A. Okay, the minimum time after which it would be possible to work safely with source is 10 hours. Okay, so after T is equal to 10 hours we can work around with this source, this सैंपल. तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स will be 10 over 2.5 means so जब तक हम उस पर काम करेंगे बेटा उससे पहले the number of half life will be consumed will be 4. इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अगर हम स्टार्ट करते हैं लेट्स से एन ए लेवल पे, ठीक, तो एन ए लेवल को फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, दिस इज फर्स्ट हाफ, हमारे पास हो जाएगा बेटा एन बाई 2a, देन सेकेंड हाफ के बाद अपने पास हो जाएगा एन बाई 4a, थर्ड हाफ के बाद अपने पास हो जाएगा एन बाई 8a, फोर्थ हाफ के बाद हो जाएगा अपने पास n by 16a. Okay, so this means this n by 16a is the permissible level. Okay, so if we'll say we assume this n dash. Okay, so therefore so we can say the permissible level must be 1 by 16th of the existing level. Okay, so therefore it's easy. Therefore the existing level is 16 times of safe level. Okay, so n is 16 here. Okay, because n by 16 is the safest limit,
NA is the current limit. So this means we are at this moment we are seeing 16 times radiation as of the safe limit. Okay, so N is equal to 16. That's all. Thank you.